Right, welcome to the Inside Story. My name is Rajiv K. Bajaj and of course you're watching me on Lemon News. That's right. मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज. आप देख रहे हैं मुझको लेमन न्यूज़ पर. प्रोग्राम का नाम है इनसाइड स्टोरी. इस वक्त हमारे साथ हैं एक्टिविस्ट एडवोकेट प्रदीप नाम्बियार. एंड ऑफ कोर्स बोथ ऑफ अस आर गोना ट्राई एंड फैथम द इनसाइड स्टोरी बिहाइंड NSCL. ये तो आप लोग जानते हैं कि जहाँ तक कि नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड का सवाल है, आज की तारीख में अकाउंट सीज्ड हैं, प्रॉपर्टीज अटैच्ड हैं, बहुत बड़ी एक तफ्तीश चल रही है, तहकीकात चल रही है, लेकिन असल में लोगों को पैसे वापस कब मिलने शुरू होंगे, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, तफ्तीश करेंगे और कुछ निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करेंगे. यदि आपके पास कोई इंक्वायरी है तो प्लीज डू सेंड इन योर क्वेरीज ऑन insidestory@lemonnews.com. That's insidestory@lemonnews.com. We'll also flash a number for you today. You can call up that number, SMS your queries on that number. We'll do that after the headlines. Headlines देखने के बाद हम ये तय करने की कोशिश करेंगे कि भाई लोगों को असल में उनके पैसे, उनका जो निवेश है, इन्वेस्टमेंट है, वो वापस कब मिलेगा. आफ्टर द हेडलाइंस. ऑस्ट्रेलिया संसद के संयुक्त सत्र में पीएम मोदी ने किया संबोधन. सांसदों ने खड़े होकर पीएम का किया अभिवादन. महाराष्ट्र में अलगाव के बाद बीजेपी शिवसेना के फिर साथ आने की अटकलें हुई तेज. संघ प्रमुख ने की उद्धव ठाकरे से बात. बॉलीवुड को दहलाने की कोशिश नाकाम. निर्माता महेश भट्ट को मारने आए रवि पुजारी गैंग के 13 शूटर्स को पुलिस ने किया गिरफ्तार. दलित महिला को जिंदा जलाया. गोंदिया जिले में छेड़खानी का विरोध करने पर दलित महिला को मनचलों ने किया आग के हवाले. और एनसीपी नेता शरद पवार का बड़ा बयान. कहा, महाराष्ट्र में जल्द हो सकते हैं मध्यावधि चुनाव. Right, and at the moment with us we got Pradeep Nambiar. Very shortly we'll have Mr. Arun Dalmia again with us. Arun Dalmia जी कल भी हमारे साथ थे, आज भी हमारे साथ होंगे थोड़ी देर के बाद. लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि जहां तक NSCL का सवाल है, जिस प्रकार कल मोहन ग्रुप के जगमोहन गर्ग साहब ने कहा कि भाई हमारी 700 करोड़ या 400 करोड़ की प्रॉपर्टी जो है वो अटैच्ड हैं और हम तो लिख के दे चुके हैं कि कृपा करके आप इनको बेचिए, बेच करके जो पैसा मिलता है लोगों को वापस दीजिए, निवेशकों को वापस दीजिए, क्योंकि वो एज अ कोलैटरल था. सबसे बड़ी बात यहां पर समझने वाली बात क्या है कि दीज प्रॉपर्टीज वर अ कोलैटरल. जो एग्रीमेंट हुई NSCL के साथ, जो पैसा उठाया गया तकरीबन 800 करोड़ के करीब का, वो कहते हैं कि 700 इट वॉज अबाउट 778 करोड़, यानी 778 करोड़ के करीब था. बाहर आ रहा है कि असल में 886 करोड़ था, कोई कहता है 900 करोड़ था. लेकिन उनका ये कहना है कि भाई जितना भी हो, ये प्रॉपर्टीज आपके पास हैं, उनको कृपा करके बेचिए और लोगों का पैसा वापस दीजिए. बट देयर इज अ कैच हियर. यहां पर देयर इज अ ट्विस्ट इन द टेल. गुगली क्या है? गुगली यहां पर यह है कि जो जमीनें हैं जो अटैच हुई हैं, याद रखें उनकी डीम्ड वैल्यू है, नोशनल वैल्यू है. वो नोशनल वैल्यू क्या है कि कंस्ट्रक्ट करके फिर जो वैल्यू बनती है उसके हिसाब से कोलैटरल दिया गया था. तो हो सकता है कि 700 या 800 करोड़ ना मिले, 400 या 500 करोड़ ही मिले, हो सकता है. एंड आई एम ओनली स्पेकुलेटिंग ओवर हियर. लेकिन कुछ तो मिलेगा, कुछ तो मिलेगा, कहीं शुरुआत तो हो. प्रदीप आप बताएं. एग्जैक्टली सर, वैल्यूएशंस पर ना द बेस्ट इंपॉर्टेंट हमारा फोकस, जैसे आपने कहा, फोकस ये है कि 13,000 इन्वेस्टर्स को पैसे कैसे मिला जाए. एक है जो 24 डिफॉल्टर्स है, 24 में से 22 डिफॉल्टर्स अब भी पैसे नहीं भर रहे, उनके एसेट्स ऑलरेडी अटैच हुआ है. एसेट्स MPID कोर्ट इज ऑलरेडी टेकिंग केसेस वन बाय वन. और जिस प्रकार MPID कोर्ट ने इनकम टैक्स को कहा था कि आप जो एक्सेस मोहन ग्रुप के पैसे थे वापस एक्सक्रो अकाउंट में जमा कर लो, उन्होंने MPID ने ऑर्डर दिया था एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को, आप जो मोहन ग्रुप के टाइटल डीड्स है उसको वापस EOW को हैंड ओवर कर दो. बट दैट वाज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट चैलेंज इन द हायर कोर्ट एंड दैट वाज स्टेड. नाउ दिस काइंड ऑफ थिंग्स इज गोइंग टू बी. हमारा मेन मकसद है कि कैसे एक कैंपेन चला के पूरे देश को जागरूक करके, जो पीपल इन द कॉरिडोर्स ऑफ पावर्स, जो गवर्नमेंट है उनको जागरूक करके एक सिंगल विंडो करके कैसे लोगों को पैसे मिला जाए. बिकॉज ये आप देखोगे अलग अलग एनफोर्समेंट एजेंसीज, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट आ गया,
इसमें इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग मुंबई इज टेकिंग एमपीआईडी कोर्ट इज ऑलरेडी एक्टिंग ऑन दिस सो वी हैव गॉट केसेस हियर एंड देयर तो इसको कैसे एक सिंगल विंडो बना के लोगों को बिकॉज जितने भी कंपनीज हमने देखे हैं पिछले 10-15 साल में जो भी कंपनीज लिक्विडेशन में गए शायद ही लोगों को पैसे मिला बिकॉज द एंटायर प्रोसेस इज सो लॉन्ग नाउ वी नीड समथिंग टू शॉर्टन द प्रोसीजर और लोगों को न्याय मिले लेकिन यहाँ पर प्रदीप कल आपने सुना नया गवर्नमेंट से आशा है जी एक मिनट कल आपने सुना जिस प्रकार जगमोहन गर्ग साहब बात कर रहे थे जगमोहन गर्ग साहब जो मोहन ग्रुप के याद रखें मोहन ग्रुप इज इन द हॉस्पिटैलिटी बिजनेस दे गॉट लॉट्स ऑफ होटल्स एंड दे आर इन द कंस्ट्रक्शन बिजनेस लेकिन उसी के एवज में मतलब उसी का अगर दूसरा पहलू आप देखें अरुण डालमिया जी ने ये कहा कि भाई एक तरफ वो कहते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी अटैच्ड है तो फिर नई नई बेंटलीज कहां से आ रही हैं जो बेंटली you know there is the Rolls Royce then there is the Bentley or there is the Mercedes Maybach अब नई नई बेंटलीज खरीदी जा रही हैं तो लिहाजा कहीं ना कहीं कुछ सांठ गांठ हुई है कहने का मतलब ये हुआ कि जहां पर ये बात आई कि भाई ये 60 करोड़ रुपया जो इनकम टैक्स के पास है वो इनकम टैक्स वाले जो हैं वो निवेशकों को डायरेक्टली दे दें इनकम टैक्स ने मना कर दिया जहां तक कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का प्रश्न है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट बॉम्बे हाईकोर्ट में चला गया और वहां से स्टे लेकर के आ गए कि भाई we will auction this property you will not auction this property now my point is this it is the easiest thing in the world for people to come over here and say that they are you know as pure as the driven snow and in fact on a back channel arrangement make an arrangement with the enforcement directorate with the EOW and with the income tax so that their property remains with them notwithstanding the fact that it is attached ठीक है आपके अकाउंट्स फ्रोजन है आपकी प्रॉपर्टी जो है वो तथाकथित तौर पर अटैच्ड है लेकिन अभी तक वो ऑक्शन नहीं हुई है प्रदीप Exactly, sir. Every act of the enforcement agencies have been met by these defaulters in the court. इनके जैसे every investors have been telling that जो ये defaulters है और जो पूरे fraud में involved है ये हर कदम जो enforcement agency लेते हैं उसके खिलाफ कोर्ट में जाते हैं. Now if they were so if you're talking about Mohan Group जो investors का कहना है कि मोहन ग्रुप voluntarily कहता है खबर तो इसने बड़े fraud जो उनका Now let me stop you there. One second. Let me stop you there. That's the number right over there. 9987393117. 9987393117. That is the number. एक बार फिर आप याद रख लें इस नंबर को 9987393117. ये नंबर है. इस वक्त इस पर आप एसएमएस करें, इस पर आप टेलीफोन करें. यदि आपकी कोई समस्या है, कहीं पर आपने निवेश किया है, कहीं पर आपकी इन्वेस्टमेंट स्टक है, कहीं पर आपको कोई तंग कर रहा है, जहां तक कि आपकी इन्वेस्टमेंट का सवाल है या हाउसिंग का सवाल है या किसी और भी चीज का सवाल है, इस नंबर पर आप संपर्क करें 9987393117. Again, let me put that number across to you. It is, we'll flash it on for you. There it is again, 9987393117. इस पर आप टेलीफोन करें, इस पर आप एसएमएस करें. ना डोंट टेलीफोन राइट नाउ, पहले आप एसएमएस करें, सीधा फोन ना करें, एसएमएस करें. पहले आप एसएमएस करें और यहां से फिर आपको वापस फोन जाएगा. उसके बाद आप अपनी समस्या विस्तार से समझाएं एंड वी प्रॉमिस वी विल बी देयर राइट थ्रू आउट फॉर यू. जी प्रदीप आप कुछ बोल रहे हैं. सो जैसे इन्वेस्टर्स कहता कि अगर मोहन ग्रुप जो है दे हैव ओन अराउंड क्यूमुलेटिवली 878 करोड़ विदाउट इंटरेस्ट तो व्हाई आर नॉट दे पेइंग इट बैक टू द पीपल. जैसे डिफॉल्टर्स को कहना है कि आपको इन द एंटायर पेमेंट शेड्यूल भी बना था कि एवरी मंथ और जितने भी है शेड्यूल के हिसाब से पे नन ऑफ देम 24 में से 22 लोग पैसे नहीं भर रहा है. दैट इंक्लूड्स मोहन ग्रुप. इफ यू हैव ऑनेस्ट इंटेंशंस जैसे इन्वेस्टर्स कह रहा कि बेंटली आ सकता है मगर डिफॉल्टर्स के पैसे नहीं दे सकते. नाउ दिस इज समथिंग गौर करने वाली बात है. एनफोर्समेंट एजेंसीज को सोचना पड़ेगा, सरकार को सोचना पड़ेगा. जितने इन्वेस्टर्स एसोसिएशंस हैं इनका कहना है कि बिकॉज दिस गवर्नमेंट इज न्यू और दिस गवर्नमेंट वाज नॉट इन्वॉल्व्ड. जैसे एनएसएल के स्कैम में एवरीबॉडी इन द प्रीवियस गवर्नमेंट इन्वेस्टर्स ग्रुप का कहना है कि वो इन्वॉल्व्ड इन द एंटायर स्कैम ऑफ एनएसएल के स्कैम में अगर पीपल द कॉर्डर्स ऑफ पावर ऑफ द लास्ट गवर्नमेंट वाज इन्वॉल्व्ड then definitely they never expected the government to act. जैसे उन्होंने कहा कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर दिस प्रकार जो गवर्नमेंट की तरफ से किस प्रकार से रिएक्शंस आ रहा है, it's totally demotivating. Now they believe it's going to happen. That's You mean the chief economic advisor, namely Mr. Maya Ram. Yes. That's what. That's thankfully, Mr. Arun Jaitley, the first action that he has taken is he has shifted Mr. Maya Ram to a totally different department. And the government has moved positively. So government has moved positively by the entire merger process of FTIL and NSE. That's right. That's a great move. I mean, the bold step of the government. And not only that, the finance minister has actually met a lot of these people and he has assured them of action. जहां तक वित्त मंत्री का सवाल है, नए वित्त मंत्री जो हैं अरुण जेटली, पुराने जो हमारे कानून मंत्री हुआ करते थे, वित्त मंत्री जी ने अब ये साफ तौर पर कहा है कि वो एक्शन लेंगे और जल्दी से जल्दी एक्शन लेंगे. जिग्नेश शाह जी का जहां तक प्रश्न है, अभी आपको जिग्नेश शाह जी की हम तस्वीर दिखा रहे थे, एक बार फिर दिखाएंगे. ये जिग्नेश शाह जी हैं. कैन वी हैव दैट पिक्चर ऑन स्क्रीन प्लीज.
जिग्नेश शाह साहब जो हैं, इन्होंने एनएससीएल चलाया, और जैसा कि अरुण डालमिया जी कल बता रहे थे और जैसा कि सराफ साहब कल बता रहे थे कि भाई, और यहां पर मोहन ग्रुप के जगमोहन गर्ग साहब ने भी एग्री किया। अब वो किस तरीके से एग्री कर रहे थे मुझे मालूम नहीं है, लेकिन एग्री उन्होंने जरूर किया कि जहां पर लोगों ने नाम एनएससी देखा तो लोगों को लगा ये असल में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज नहीं है, इन्होंने एक अलग से एक्सचेंज बनाया जिसमें नेफेड, प्लीज रिमेंबर दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, नेफेड वाज वन ऑफ द पार्टनर्स। सबसे बड़ी बात क्या है, नेफेड इज वन ऑफ द पार्टनर्स इन दिस। इसकी पार्टनरशिप में इसका फाउंडेशन ले किया गया और उसके बाद ये एक्सचेंज आगे बढ़ा और लोगों की आंखों में धूल झोंकी गई कि असल में all your money is guaranteed by the government, all your money is guaranteed by the Reserve Bank of India, whereas nothing could be further from the truth. Pradeep, सर, if you just इसको गौर करें, we'll go with the previous case of SEBI versus Sahara. Yes. उसमें वैल्यूएशंस के बारे में आपको याद होगा, सुप्रीम कोर्ट के सामने जो एसेट्स उन्होंने डिक्लेयर किया था, उस एसेट्स में एक चीज आप देखोगे, मुंबई के एक एसेट को उन्होंने अराउंड 19,000 करोड़ बताकर सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किया था कि दिस इज वर्थ दैट। एंड व्हेन सेबी केप्ट ओन वैल्यूअर, Right. जब वैल्यू करने के बाद मालूम पड़ा है तो सिर्फ लैंड है, इसके डेवलपमेंट का 20 साल के And by बाद the way, उस and- वैल्यू हो जाएगा। No, no. That value would be happening after the entire construction, and even then it would not be happening. and then it would not be happening. Because I'll tell you what, as far as that was concerned, that was only a memorandum of understanding. Exactly, sir. And- You know, exactly. तो कैसे? No, we need to go in depth into Which is every why- valuations no, of the no, no. assets that have been attached. But which is the reason why a toxic audit has been carried out. And for that, we've got Mr. Arun Dalmia back with us. Arun Dalmia ji, namaskar. नमस्कार जी। जी अरुण डालमिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि एक बार फिर आप फोन पर आए। हम तो उम्मीद कर रहे थे कि आप हमारे स्टूडियो में होंगे और सर, रूबरू वो- से बात करेंगे। चलिए कोई बात नहीं सर आपके साथ हैं। जी। अरुण डालमिया जी, आप ये बताएं कि अभी जैसे प्रदीप जी बात कर रहे थे, भाई सहारा के केस में 19,000 करोड़ रुपए का एक एसेट बताया गया और फिर जब उस पर इन्वेस्टिगेशन की गई, तहकीकात की गई, तब ये मालूम पड़ा कि 19,000 करोड़ इसकी वैल्यू बनेगी जब ये बहुत अच्छी तरीके से डेवलप होगा। इसमें गोल्फ कोर्स बनेगा, इसमें होटल्स बनेंगे, इसमें ना जाने क्या कुछ बनेगा, उसके बाद जाके होगा। अभी उसकी वैल्यू तकरीबन बहुत कम है, ना के बराबर है। आप ये बताएं कि जहां तक एनएससीएल का सवाल है, एनएससीएल के जो एसेट्स हैं, क्या उनकी इस प्रकार की ऑडिट हुई है अभी तक? अरुण डालमिया जी बताएं। सबसे पहले मैं आपको, इस दोनों केसों में बहुत ज्यादा अंतर है। जी बताएं। सहारा के अंदर में कोई कंप्लेनेंट नहीं है जी, और फिर भी जेल में है। दुरुस्त बात है, और- विच इज द स्ट्रेंजेस्ट थिंग। और ये यहाँ सबसे पे- अद्भुत केस है। ये सहारा का केस, चलिए उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, क्योंकि ये नहीं, सबसे सबसे अद्भुत पहले केस सुनिए, है कि जहां और कोई जो- शिकायत करता नहीं है। लेकिन एनएससीएल के बारे में बताएं। जी बताएं। एनएससीएल के 13,000 से ऊपर कंप्लेनेंट हैं। जी हर जगह पे कंप्लेन की गई है जी और वो महान भाव पुरानी गवर्नमेंट का सहारा लेके जी बेफिक्र घूम रहे हैं। जी और उनके साथ में जो 24 बारोवर है, 23 बारोवर, जी एक बारोवर ने तो पैसे दे दिए, जी वो मस्ती से विदेशों के भी यात्रा कर रहे जी हैं, हाँ। घूम रहे हैं, बेंटली गाड़ी में भी घूम रहे हैं। जी। और ये है कि उनके पास में 5,600 करोड़ रुपया सर, है। बेंटली में ही नहीं, मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं, एक जी। और छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं। अभी हाल ही में उन 24 बोरोवर्स में से एक जनाब ने भाई, अभी 23 सिल्वर borrower। घोष खरीदी है और उनकी पत्नी ने फैंटम खरीदी है। जी तो खरीदेंगे ही ना, वो तो जी। होंगे इनके प्रोटीन वाले। जी हाँ जी हाँ जी ऐसा है कि उन्होंने ये कहा है, जब हम लोग मिलने गए दोनों पटेल भाइयों से, जेल में ईओडब्ल्यू में आते थे तो पिकनिक मनाते थे, जी तो वहां पता ये लगा कि 1,000 करोड़ रुपया का ब्याज होता है 100 करोड़ रुपया। जी हिंदुस्तान के वकीलों की कीमत कितनी? 10-20 करोड़ रुपया। जी तो 20 साल तक केस चलेगा, तब तक तो गवर्नमेंट भी बदली हो जाएगी और इन्वेस्टर भी मर जाएगा। जी। तो उनके जी। पे ये मंशा है। लेकिन आज की तारीख में आप ये बताएं कि जो इन्वेस्टर्स फोरम में आप लोगों की जो मीटिंग हो रही है, आप लोग एक दूसरे के साथ जो बात कर रहे हैं, उसके तहत और नई सरकार के आने के बाद और नए प्रधानमंत्री और नए वित्त मंत्री के आने के बाद अभी तो लगता है कि काफी लोग आशावादी हैं आप कि भाई ऐसा उनको है, पैसा मिल जाएगा। सबसे पहले 3-4 अच्छी चीज हुई है। जी बताएं। प्रधानमंत्री जी के डायरेक्शन के ऊपर ही सीतारमन जी, स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर ने बहुत अच्छी तरह से पूरी बातों को इन्वेस्टर की सुनी, जी सारी बातें समझी जी और सुन के उनको बड़ा दुख और वो हुआ। उन्होंने उसी समय कहा था कि हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। जी इसीलिए एफटी को एनएससीएल
से मर्ज करने के लिए उन्होंने ऑर्डर निकाल दिए। जी तो हाई कोर्ट ने जब बेल मिली थी जिग्नेश शाह को, तो जी। बहुत सारे कमेंट उसमें लिखे थे बेल जी। के साथ में। जी तो वो कमेंट्स को अपने फेवर में यूज करने के लिए उनके जितने भी वकील थे, सॉलिसिटर थे, जी वो ये ऐसा दिखाने की चेष्टा कर रहे थे कि उन्होंने तो कोई फ्रॉड किया ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, जी और उनका सही तरह से अपने फाइबर में इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन जी। सुप्रीम कोर्ट ने कल ये कहा है कि उनकी बेल की हमने ऑब्जेक्शन किया था, इनकी बेल कैंसिल हो जाए। जी तो उन्होंने कहा कि भाई यूओडब्ल्यू को खबर करनी चाहिए, उनको रिक्वेस्ट करनी चाहिए, तो कैंसिलेशन हो सकती है। जी साथ में ये भी कहा कि जो भी ऑब्जर्वेशन, जो भी कमेंट हाई कोर्ट ने दिए थे एट द टाइम ऑफ बेल के लिए, राइट वो उसको मान्य नहीं है, उसको ट्रायल में किसी चीज में उसका उल्लेख नहीं हो सकता, जी क्योंकि उससे सारे जो इन्वेस्टर थे वो जी। परेशान थे कि इस तरह का कमेंट एक कोर्ट बिना सोचे समझे, जी। बिना देखे कैसे कर सकती है। राइट लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अच्छी तरह से देखा जी और उन्होंने कहा कि ये कमेंट्स को उसके ऑर्डर से हटा दिया जाए। जी। एक ये हम लोग को बेनिफिट मिला है। अभी लेकिन तक यहाँ 5,000 को पर यहाँ पर अरुण डालमिया जी सबसे हाँ बड़ी जी। बात यहाँ पर यह आती है कि भाई जो कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस हैं, ज्यादातर जो कोर्ट की ऑब्जर्वेशन या आर्गुमेंट्स होती हैं उस पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती है। मेन चीज होती है व्हाट इज द ऑपरेटिव पार्ट। जहां तक ऑपरेटिव पार्ट का प्रश्न है, वहां पर इस स्टेज पर मुझे नहीं लगता कि बॉम्बे हाई कोर्ट की जो या तो जो अवर्मेंट्स होंगी या जिस 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 बिना पर वो अपने नतीजे पर पहुंचे होंगे उसकी ज्यादा कोई अहमियत है। लेकिन दूसरी चीज यहां पर जो सबसे बड़ी बात जो सामने आती है वो ये है कि जिग्नेश शाह जी, जिन्होंने आज तक 4 या 5, मतलब मुझे अब याद नहीं है, वो प्रदीप जी बताएंगे, 4 या 5 इन्होंने जो एक्सचेंज स्टार्ट किए हैं, उनका ये कह रहा भाई 5 एक्सचेंज मैंने शुरू किए, उसमें से एक अगर फेल हो गया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। सर ऐसा 500 एक्सचेंज को यदि फ्लोरेंसिक ऑडिट कर दी जाए जी तो हिंदुस्तान का इससे बड़ा फ्रॉड मिलेगा ही नहीं। जी वो जरा विस्तार से FT की समझाएं, वो जरा आप बताएं। जी एमसी एक्ट की जो दशा है, जी एमसी एक्ट की दशा है, उसमें 1000 करोड़ रुपए का फ्लोरेंसिक ऑडिट निकल के आया है। जी यदि दुबई एक्सचेंज और बेरिन एक्सचेंज और बाकी एक्सचेंजों की हालत देखें जी और उसके अंदर जो पैसे गए और आए हैं, तो इससे पता लगेगा हवाला कांड हो रहा था। जी और ये एमसीएक्स के अंदर में मैक्सिमम जो काम हुआ है कि यहाँ से सोना यहाँ का व्यापारी खरीदता है, जी वहाँ प्रॉफिट करके वहाँ से पैसा 2 नंबर में वापस लेके आता है। जी ये तो इनके लिए ब्लैक और व्हाइट करने का एक धंधा है। और उसके बावजूद जिग्नेश शाह साहब इस वक्त बेल पर आराम से अपनी आजादी का आनंद ले रहे हैं। प्रदीप आप कुछ पूछना चाहेंगे? एफटीआई जो मर्जर है, उन जो हाई को चैलेंज किया है, उनका कहना है कि 60,000 इन्वेस्टर्स हमारा 60,000 इन्वेस्टर्स ज्यादा इन्वेस्टर्स है, तो इसको आपने किस प्रकार से चैलेंज किया है हाई कोर्ट सब में? ऐसा सबसे पहले एक बात समझिए कि एफटी के जो मैक्सिमम शेयर होल्डर्स हैं, हाँ, हाँ। जी 44 से ऊपर तो है जिग्नेश शाह के पास में, जी उसके बाद में ब्लैक स्टोन है, जी कैपिटल है, बाकी और एफआईज है। जी बाकी जो इन्वेस्टर है वो देखिए उनकी कीमत, उनके लोग कितने हैं, नंबर 1। और वो लोग भी फ्रॉड के पार्ट एंड पार्शल थे। जी शेयर होल्डर को भी जितने अभी तक डिविडेंड, एक साल में 3-3 डिविडेंड मिल रहे थे, वो जब से जितना बेनिफिट मिला था उसके भागीदार वो भी तो होंगे। जी यदि हम शेयर होल्डर हैं, इसका मतलब हम हर चीज के शेयर करते हैं। जी यदि हम प्रॉफिट के शेयर होल्डर हैं तो फ्रॉड के भी शेयर होल्डर हैं। राइट प्रॉफिट में वो मालिक अपने आप को शेयर होल्डर मालिक ही बोलता है ना। जी तो कल को फ्रॉड कर रही है कंपनी और उसका अभी तक बेनिफिट खा रहे थे, तो उसका भुगतान भी भुगतना पड़ेगा। जी वो मेन प्रमोटर नहीं है, जी वो मेन एक इन्वेस्टर्स है। और जो 13,000 लोगों के साथ में जो फ्रॉड हुआ है, एफटी के लिए वो चैलेंज कर रहे हैं। मैंने पहले भी पिछले भी बार कहा था कि जो भी कंपनी मेन कंपनी है उसकी पूर्ण तरह से जिम्मेदारी है कि जितने भी वो सब्सिडरी कंपनी बनाएगी, इसमें तो 99%
एफटी के शेयर हैं उसका मैक्सिमम प्रॉफिट ही एनएससीएल से आया है। राइट और ईओडब्ल्यू ने कहा है कि 5,500 करोड़ रुपया जी उन्होंने अटैच कर लिया है। ना ओवर हियर सर, अरुण डालमिया जी, दूसरी चीज जो जो अभी तक जिस एस्पेक्ट के ऊपर हम लोगों ने अभी तक बातचीत नहीं की है, उसके बारे में मैं चाहूंगा इसके ऊपर अगर आप थोड़ी सी रोशनी डालें। बोलिए कि बोलिए। जहां तक एनएससीएल का सवाल है, नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड का सवाल है, यहां पर जो एनएससीएल के जो ब्रोकर्स थे उनका क्या रोल रहा? क्योंकि यहां पर उनका अच्छा रोल है। साफ तौर पर अच्छा। यह आता है that they were actually wealth managers and they were selling the NSCL products as arbitrage. नो सर Right. ऐसा है जी, इसमें मेरा कहना मानना दूसरा है। जी बताएं। सबसे पहले जो भी चीज आज मान लीजिए एलआईसी कोई पॉलिसी निकालती है जी या कोई भी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी निकालती है जी और उसको बैंक बेचती है, ब्रोकर बेचते हैं, उनके पास में वही चीज जो सेबी से अप्रूव्ड है, आरबीआई से अप्रूव्ड है, गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, वो सारी चीज चेक करके उन्होंने दी। उन्होंने कहा कि भैया ये पेपर है, जी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो करें। जी उसके बाद में हम लोग ने 8% साल भर में 12% की जगह 13% 14% मिलेगा जी साल भर में एनुअल। और इसीलिए कहा गया था कि कमोडिटी है, इसके अंदर में गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट है, जी फुल चेक एंड बैलेंस है, जी इसीलिए खरीदा था। आज और ब्रोकर ने तो हमें बताया कि अब इसमें 1% ज्यादा मिलता है, श्योर है। शेयर बाजार के अंदर में ऊंच नीच होती रहती है, ऊपर गया नीचे गया, जी तो इस तरह से हमने खरीदा था। जी उसमें ब्रोकर का दोष नहीं है, हम चाहे तो उसको कितना ही दोषी मान ले। लेकिन सर मेरी यहाँ पर नजर में- आप ही के फोरम ने, जहां तक इन्वेस्टर्स ग्रीवेंसेस फोरम है, उन्होंने, मैं आपको जरा पढ़ के सुनाता हूं, ये आप ही की कंप्लेंट है, उसमें ये लिखा है मोस्ट एनएससीएल ब्रोकर्स वर वेल्थ मैनेजर्स टू द इन्वेस्टर्स एंड दे फॉल्सली सोल्ड एनएससीएल एज एन आर्बिट्राज प्रोडक्ट ऑन फॉल्स एश्योरेंस of safety and ऐसा- existence of stocks in इसमें- NSCL warehouses. Most brokers, including Motilal Oswal, सर took इसमें मेरा कहना power of बहुत attorney ज्यादा to sell, purchase, receive, deliver, pledge commodities on behalf of the investors, and also open demat account to handle commodities in electronic form, and also got an agreement to sign, hold and transact in warehouse receipts in a criminal breach of trust when they gave away investors' monies without securing these warehouse receipts as promised. यानी बगैर warehouse receipt सिक्योर करके लोगों का, इन्वेस्टर्स का जो पैसा था वो आपने ऑन अ लोन दे दिया ऑन कमोडिटीज व्हिच डिड नॉट एग्जिस्ट। सर इसमें मेरा कहना बहुत सिंपल है जी बताएं। और बहुत स्ट्रेट है। ये है केतन शाह साहब के जो एनएससीएल एक्शन ग्रुप ने ये कंप्लेन की है, जी ठीक है। सबसे जी। पहले तो ये बात है कि जो एग्रीमेंट एनएससीएल का ब्रोकर के साथ में था जी उसको सबने देख के समझ के पढ़ के साइन किया है, जी पहली चीज। और जो भी एग्रीमेंट बना था उसमें ये लिखा था कि सारी स्टॉक की इंश्योरेंस होगी, एनएससीएल ने लिख के दिया है, जी इंश्योरेंस होगी, सारा स्टॉक उनके कब्जे में है जी और स्टॉक मिलने के बाद में 15% मार्जिन है। जी वो सारी चीज उन्होंने एफिडेविट और स्टेटमेंट और कंफर्मेशन ब्रोकर को दी। वही चीज एनएससीएल से हमारे पास आती थी, इन्वेस्टर के पास में। जी तो आज जो भी ब्रोकर, हम कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है जी तो सोच समझ के ही इन्वेस्ट करता है। राइट लेकिन जब यदि उसने फ्रॉड किया, उसमें गवर्नमेंट की सारी अप्रूवल है, जी तो उसमें इन्वेस्टर क्या कर लेगा और ब्रोकर क्या कर लेगा? राइट। चलिए ये तो बात रही, जहां तक ब्रोकर्स का सवाल है, इस पे ब्रोकर जब ये 2013 में अगस्त में जब ये फूटा था, जी उस समय ब्रोकर लोगों ने ही हम लोग को बताया कि हुआ क्या। मुझे तो पता ही नहीं क्या हुआ और करना क्या है। जी। तो जिया मोदी और उन लोग को लाके जी तो सारे रिप्रेजेंटेशन के कानून को देख के आप भी जो भी ऑर्डर्स, चाहे सीतारमन साहब के निकले हैं या मायाराम जी के निकले, चिदम्बरम राम साहब के निकले जी या एफआईआर भी गई, वो उन्हीं के द्वारा मदद की थी उन्होंने, तो हम लोग इस पोजीशन पे पहुंचे हैं। क्या, और जो सवाल हमें प्रदीप जी ने डाइवर्ट आपसे नहीं करे, पूछा- हमें नहीं, मेरा कहना मतलब ये जी। कि हम मुद्दे को ब्रोकर के ऊपर में वो चाहते ही जिग्नेश शाह के डाइवर्ट हो जाए जी डाइवर्ट हो जाए ब्रोकर के ऊपर। जी हाँ ओके। ना, तो हम डाइवर्ट नहीं करके जो मेन दुरुस्त बात है। 23 लोग हैं जिनके पास पैसा है, जी वो पैसा वापस आना चाहिए। ईओडब्ल्यू ने स्टेटमेंट दिया है कि उन्होंने 5,500 करोड़ की
प्रॉपर्टी जब्त कर ली है। जी अभी तक कलेक्टर के पास में 1500 करोड़ रुपए के पेपर आए हैं। जी 4000 करोड़ के पेपर आए नहीं है। ईओडब्ल्यू को देने हैं कलेक्टर को, जी तो वो देने के बाद में एक्शन शुरू होगा। उसके जी। बाद में एफटी को भी तुरंत उनको सीज करना चाहिए, उनकी भी एफटी की सारी लेकिन जहां तक प्रॉपर्टी मर्जर का बेचनी सवाल है वो चाहिए। तो अपने आप ही सीज हो गया ना सर। ये सवाल नहीं, जो प्रदीप जी ने आपसे पहले पूछा कि सरकार के ऑर्डर के तहत एफटी और एनएससीएल का मर्जर ऑर्डर किया गया है एंड इट हैज नहीं, टू वो कम इनटू ठीक है। फोर्स नाउ। सब अभी ऐसा दिसंबर है, तक सर। इट हैज टू कम इनटू फोर्स सर। सर मेरा इसमें एक मानना हो रहा है, ईओडब्ल्यू इंडिपेंडेंट अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जी ईओडब्ल्यू के पास में शेयर पड़े हैं, किए हुए शेयर पड़े हुए हैं जी। जिग्नेश शाह के, जी तो वो ईओडब्ल्यू फोर्स करके बेचती क्यों नहीं है? जी पहली चीज, उससे इन्वेस्टर के पैसे मिले। राइट उसके अलावा ईओडब्ल्यू का काम है जब्त करना, तो वो जी। एफटी की सारी प्रॉपर्टी है या उसका जो बंगला है जिग्नेश शाह को बेचती क्यों नहीं है? राइट प्रदीप यू वांट टू से समथिंग गो अहेड। No, I think you have to really work on this because जो assets है again it's a questionable, उसका valuations questionable है। जैसे कल मिस्टर गर्ग he was talking from the मोहन ग्रुप, जगमोहन गर्ग जी बोल रहे थे कि हमारा ओपन प्लॉट है, उसमें प्लॉटिंग करके हम बेचेंगे। अभी ओपन प्लॉट में क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, प्लॉटिंग करने के बाद बेचने के बाद आई डोंट नो। आई मीन एज यू सेड कुछ ना कुछ ठोस सरकार को उठाना पड़ेगा कि इतने टाइम फ्रेम के अंदर इस प्रॉपर्टी को डिस्पोज करके उसके लिए सेपरेट टीम बना सर मोहन जी के पास में यदि मैं फ्रॉड करता हूँ जी तो मेरी आगे के पीछे की सारी प्रॉपर्टी जब्त हो जानी चाहिए। जी हाँ। उनकी गाड़ी, उनका घर, उनकी होटल, वो जी। अभी आराम से क्यों घूम रहे हैं? जकार्ता में भी हुआ है जी। कि एक आदमी ने जिसने फ्रॉड किया उसको नीचे बैठा दिया गया, एक सैंडविच की दुकान दे दी, उनके घर के कपड़े तक उतार लिए गए। जी तो ऐसा क्यों नहीं कर रही है सरकार? राइट ऐसे लोगों को तो कपड़े उतार के कितना सच्चाई है इसमें कि मोहन गर्ग कह रहा है कि आई एम रेडी टू कॉपरेट, मैं विलिंग हूँ, प्रॉपर्टी बेच के मैं देने को तैयार हूँ, मगर कुछ सिस्टम होने ऐसा है। नो नो सर, उनसे एक बात पूछे। एग्जैक्टली सर, अरुण उससे डालमिया जी मुझे एक मत मिनट पूछे। जरा सवाल सुन लें। अरुण डालमिया जी बोलिए जरा सर। जरा सवाल सुन लें। सवाल बहुत अहम है। जगमोहन गर्ग जी ने ये बात कही कि इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग एक तरफ, इनकम टैक्स एक तरफ और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट तीसरी तरफ और सरकारी तंत्र चौथी तरफ, इन चारों के बीच में क्योंकि समन्वय की स्थिति नहीं है, क्योंकि आपस में इनका कोऑर्डिनेशन नहीं है, इसलिए अब तक उनकी खुद की प्रॉपर्टी जो है वो ऑक्शन नहीं हो पाई है, ऐसा उन्होंने कहा है। जी बताएं। सर ऐसा है, सबसे पहले वो मान तो ले कि मैंने फ्रॉड किया था। पहले जी। तो ये बता रहे थे हमको तो पता ही नहीं क्या हो गया, हमें तो पता ही नहीं। वो एक सिंह आया था, उसने पैसे दे दिए और हमारा वकील था मनोज, जी उसने पता नहीं, मैं तो खाली साइन कर दिए थे। जी इतने सीधे भगवान ब्रह्म कुमारी के वहां पे जी ये भगत है, तो ब्रह्म कुमारी की भी इंक्वायरी कर देनी चाहिए कि साले ऐसे चोटों को भर्ती करके जी वहां पे ये क्या 2 नंबर का धंधा कर रहे हैं क्या? जी ब्रह्म कुमारी की भी जांच होनी चाहिए। राइट और इन लोगों को गाड़ियों में घूम रहे हैं जी और अभी भी ईओडब्ल्यू में आके बोलते मेरी गाड़ी छोड़ दो। जी जो 1000 करोड़ रुपया लिया उसको बोलते हमको 700 करोड़ देना है। जी तो नहीं ऐसे में 700 क्यों नहीं, रहे उन्होंने लोग? इसको 450 करोड़ की बात कही है। सर 700 करोड़ रुपया देना है, बाकी अब मैं प्लॉट लूंगा, ये करूंगा, जी बाकी रुपये गए कहाँ? वो खा गया और वो खा गया। इनके यदि वकील साहब की डिटेल निकाले तो ईडी के उन पे सीबीआई के केस भी हो चुके हैं, ईडी के भी केस हैं। आखिर में अरुण डालमिया जी, आखिर में, क्योंकि आपसे लंबी बात हुई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप ये जरा बताएं हमारे दर्शकों को, और हमें बहुत फोन आ रहे हैं इसको लेकर के, आप ये बताएं कि आपको क्या उम्मीद है कि अगले 60 दिन में, 90 दिन में, 6 महीने में, 1 साल में कब तक लोगों का पैसा वापस आएगा? जो 13,000 इन्वेस्टर हैं, 13,000 जो निवेशक है, जैसा आपने कल कहा कि 100 या 200 ऐसे लोग हैं जो बड़े मालदार लोग होंगे, लेकिन बाकी सब लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी की, अपने पूरे जीवन की पूंजी इसमें लगा रखी है। इन सब लोगों को पैसा वापस कब मिलेगा, ये जरा बताएं। सब जब से मोदी सरकार आए हैं जी तो उनके जो बॉडी लैंग्वेज है या सीताराम रमन जी ने जिस ढंग से बातचीत की है, जी उसके बाद सारे गौर भैया, और उसके बाद में ईओडब्ल्यू का बाकी एजेंसियों का जो एक्शन है जी वो बड़ा प्रॉम्प्ट हुआ है। पहले बार ही भारत सरकार ने बता दिया
कि जो भी प्रमोटर कंपनी होगी, मेन कंपनी होगी, उसने कोई गलती की तो वो जिम्मेदार है, राइट, उसका प्रमोटर जिम्मेदार है। हमें अब पूरी उम्मीद है कि 6 महीने के अंदर अंदर जी, ऐसे कुछ एक्शन, स्ट्रिक्ट एक्शन होंगे कि आगे इस केस का तो सुलटारा होगा, आगे में कोई डर के मारे करेगा भी नहीं। क्या बात है जनाब। थैंक यू सो मच मिस्टर डालमिया, थैंक यू Yeah. वेरी वेरी मच, थैंक यू सो मच Thank सर, you. बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अरुण डालमिया जी इस वक्त हमारे साथ थे। और यदि आपके पास कोई कंप्लेंट है, आपके पास कोई शिकायत है, यदि आपको कोई तकलीफ है, भले वो NSCL का मसला हो, भले वो डीम्ड कन्वेंस का मसला हो, रीडेवलपमेंट का मसला हो, बैंक फ्रॉड का मसला हो, कोऑपरेटिव बैंक स्कैम का मसला हो, आप SMS करें ऑन 9987393117, that is 9987393117, and of course you can send in your emails on insidestory@lemonnews.com, that is insidestory on lemonnews.com. Pradeep, before we take a break, one final word from you in this section. Sir- He says 6 months. In 6 months, Arun Dalmia ji ki, I think it's a fond hope. I don't think it's going to happen in 6 months. It's going to take a long, long time. And I feel that all the investors have to come together on one forum instead of depending only on the government. आप सिर्फ सरकार के ऊपर आप निर्भर नहीं रह सकते, सबको इकट्ठे आना होगा. And we are offering you a forum right here on Lemon News, on Inside Story. आप लोग साथ आएं, हम लोग आपके साथ हैं, हम आपकी आवाज इसी तरीके से हर रोज बुलंद करते रहेंगे, इसी तरीके से सरकार के कानों तक पहुंचाते रहेंगे. आप सब लोग इकट्ठे आएं. जी प्रदीप, आप तो पिछले 25 साल का हिस्ट्री आप देखोगे that somehow the entire system has been unfair to the investors who have lost money. जो गरीब तबके के लोग हैं, जो पैसे उन्होंने गंवाए हैं, very unfortunately they have not got it back. That's the Right. history. But you know things can change. But over here in NSCL में आपके सामने क्या है? एक चीज है FTI NSCL merger that has been challenged in the High Court, and after the High Court, even it's a favorable decision, you got the Supreme Court as a legal remedy. So this might go more than years. Entire, if you see all these cases, high profile cases, how fast they move, it goes into years. और दूसरा ऑप्शन है जो 22 डिफॉल्टर्स है उनके एसेट्स को बेचो जो ऑलरेडी है. अभी उनके एसेट्स एक भी बेचने का प्रोसेस शुरू ही नहीं हुआ है. Right. एंड हाउ डू यू एक्सपेक्ट 22 डिफॉल्टर्स के अलग अलग उनके टाइटल डॉक्यूमेंट्स अब तक उनके पास आए नहीं है, द प्रोसेस शुरू नहीं हुआ है, एंड द प्रोसेस इज एंडलेस. Any liquidation process is absolutely. So which means there's only one way out. There is only one way out. The Everybody's got to come together. Everybody's got to come together. So give us a call. Give us a call, SMS on that number right over there. पूरे देश को एक होना पड़ेगा. इस जो लेमन टेलीविजन के प्लेटफॉर्म है, इसमें सबको आके सरकार को हिलाना पड़ेगा कि आपको जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के रोल को कैसे यूनिफाइड करके अलग अलग स्टेट, मल्टी स्टेट, ये चीज को रोक के एक सिंगल विंडो में लोगों को कैसे पैसे वापस देने का एक प्रोसेस शुरू हो जाएगा. 9987393117. 9987393117. The government has to act. We have to force the government. That is the number. So we will ensure that the government does not forget. जहां तक हम लोगों का सवाल है, हम आपसे वादा करते हैं before we take a break that we will not let the government forget. अभी बहुत बड़ी अच्छी बात है, निर्मला सीतारमण जी ने बहुत अच्छी हियरिंग दी इन लोगों को. अरुण जेटली जी वो भी बहुत ज्यादा उत्साहित हैं और उन्होंने भी सहानुभूति से एक एक आदमी को सुना है. लेकिन आज भी जिग्नेश शाह बाहर हैं. आज भी जैसा अभी अभी प्रदीप जी ने बताया, आज भी एक भी अटैच्ड प्रॉपर्टी की नीलामी नहीं हुई है. And sir, the investors के तरफ से जिस unfairness उन्होंने प्रोडक्ट and That's justified unfairness because सब लोग बेल से छूट रहे हैं, पैसे तो कुछ नहीं मिल रहा है. That's right. Everybody's out on bail. Everybody's going out on bail. Everybody's out on and bail. nobody's getting the money. And we'll talk about this when we come back tomorrow. We'll talk about this in our tomorrow's program as well. In the meantime, we've got to take a break. When we come back, we will talk about deemed conveyance, and of course, we will talk about the problems related to housing societies. और उसके बाद याद रखें, क्रेडिट कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, कोऑपरेटिव डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में भी बात करेंगे, क्रेडिट सोसाइटीज के बारे में भी बात करेंगे. But at the moment, we got to take a break. Let's take a look at the headlines. When we come back after the break, we will talk about deemed conveyance and the amount of money that everybody is making in the name of deemed conveyance. That's after the break. ऑस्ट्रेलिया संसद के संयुक्त सत्र में पीएम मोदी ने किया संबोधन. सांसदों ने खड़े होकर पीएम का किया अभिवादन. महाराष्ट्र में अलगाव के बाद बीजेपी शिवसेना के फिर साथ आने की अटकलें हुई तेज. संघ प्रमुख ने की उद्धव ठाकरे से बात.
बॉलीवुड को दहलाने की कोशिश नाकाम, निर्माता महेश भट्ट को मारने आए रवि पुजारी गैंग के 13 शूटर्स को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दलित महिला को जिंदा जलाया। गोंदिया जिले में छेड़खानी का विरोध करने पर दलित महिला को मनचलों ने किया आग के हवाले। और एनसीपी नेता शरद पवार का बड़ा बयान, कहा महाराष्ट्र में जल्द हो सकते हैं मध्यावधि चुनाव। Global advertisers, scaling new heights in outdoor media. पुराने दौर में रोटी, कपड़ा और मकान, ये आदमी की 3 बुनियादी जरूरतें बताई गई है, मगर आज समय बदल चुका है, इसलिए बुनियादी जरूरतें भी बदल चुकी हैं। अब रोटी, कपड़ा, मकान और मोबाइल, ये 4 बुनियादी जरूरतें कही जा सकती हैं। मगर इस मोबाइल क्रांति को लेकर आज कई अहम खुलासे सामने आ रहे हैं। एक सर्वेक्षण के मुताबिक जितनी जनसंख्या भारत देश में है, उससे 1.5 गुना ज्यादा मोबाइल की संख्या बताई जा रही है। और ये संभव भी है इसलिए क्योंकि आज लगभग हर व्यक्ति के पास 1 या 2 मोबाइल होते ही हैं, एक निजी कामों के लिए और दूसरा कार्यालयीन व्यवहारों के लिए। साथ ही मोबाइल पर की गई बातचीत से गलत फहमियों का प्रमाण 10% से ज्यादा है। पूर्व नियोजित कामों को या भेंटों को रद्द करवाने का प्रमाण 15 से 20% है। युवा वर्गों से ये अपेक्षा की जाती है कि उनका ज्यादा से ज्यादा वक्त पढ़ने, लिखने में, खेलकूद और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में व्यतीत हो। मगर आज की युवा पीढ़ी दिन के तकरीबन 2 से 3 घंटे सामान्य ज्ञान, Right, welcome back, welcome back. You watching me, RKB, on Inside Story. My name, of course, is Rajiv K. Bajaj. And we are, of course, on Lemon News, and we're going to talk about deemed conveyance. What does it mean? Why is it necessary? Because we've got a lot of emails from all over the place where people want to know कि आखिरकार डीम्ड कन्वेंस किस चीज़ के लिए चाहिए। इस विषय के बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। और साथ में डीम्ड कन्वेंस को लेकर के जहाँ पर आपको डिफिकल्टी है, क्या क्या मुश्किलें आपके सामने आ सकती हैं, और अगर आपसे कोई रिश्वत मांगे और अगर आपसे कोई गैर कानूनी बात करे, you got that number right over there, you got that email right over there, please do send it in to us and we'll try and solve your problem. Not just try, we will solve your problem. And that, by the way, is a commitment. ये हमारी कमिटमेंट है आपसे कि अगर आपको कोई भी गैर कानूनी तौर से काम करने के लिए या तो प्रेरित करता है या मजबूरन आपको एक्ट करने की कोशिश करता है,
तो आप जरूर लिखें on insidestory@lemonnews.com, and of course that is the number right over there, which is 9987393117. Do send in your SMSs on that number or email us on insidestory@lemonnews.com. At the moment with us, we of course have Dr. Ramesh Prabhu and Dr. Tiwari. Pradeep Nambiar of course remains with us, but we'll talk to them as soon as we take one more look at the headlines. ऑस्ट्रेलिया संसद के संयुक्त सत्र में पीएम मोदी ने किया संबोधन। सांसदों ने खड़े होकर पीएम का किया अभिवादन। महाराष्ट्र में अलगाव के बाद बीजेपी शिवसेना के फिर साथ आने की अटकलें हुई तेज। संघ प्रमुख ने की उद्धव ठाकरे से बात। बॉलीवुड को दहलाने की कोशिश नाकाम। निर्माता महेश भट्ट को मारने आए रवि पुजारी गैंग के 13 शूटर्स को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दलित महिला को जिंदा जलाया। गोंदिया जिले में छेड़खानी का विरोध करने पर दलित महिला को मनचलों ने किया आग के हवाले। और एनसीपी नेता शरद पवार का बड़ा बयान, कहा महाराष्ट्र में जल्द हो सकते हैं मध्यावधि चुनाव। Right, as I told you, at the moment we have with us our old friend Ramesh Prabhu ji इस वक्त हमारे साथ हैं, Dr. Tiwari भी इस वक्त हमारे साथ हैं, and of course activist advocate Pradeep Nambiar remains with us. Ramesh Prabhu ji, एक बार फिर आपका स्वागत है. Thank you so much sir for coming back over here on the show. So nice of you. आप ये बताएं प्रभु साहब, जिस तरीके से डीम्ड कन्वेंस होनी चाहिए, जिस तरीके से डीम्ड कन्वेंस के बारे में आपने ना जाने कितने सेमिनार्स किए हैं, 1 या 2 में या 3 में मैं भी आपके साथ रहा हूँ, प्रदीप जी तो खैर हमेशा ही आपके साथ रहे हैं। आप और हमारी जो बातचीत हुई उस वक्त ये बात सामने आई कि डीम्ड कन्वेंस इज नॉट डीम्ड एट ऑल, इट इज जस्ट डेजिग्नेटेड डीम्ड। People have still to go through a lot of trouble, a lot of pain, a lot of work needs to be done just to get what is considered and designated as deemed conveyance. Why is that, Dr. Prabhu? नहीं, देखिए जो कन्वेंस का मतलब होता है कि जमीन और बिल्डिंग दोनों हाउसिंग सोसाइटी के नाम पर, जिस कॉम्प्लेक्स में हाउसिंग सोसाइटी बना उनका जी। नाम पे करना, तो ये तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंतर्गत आता है। जब जी। भी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी आती है तो बायर और सेलर का दोनों का सिग्नेचर होना जरूरी होती है। जी। तो इसके लिए जब बिल्डर और जमीन मालिक सही नहीं देता है जी। तो उनके जगह में तो डिस्ट्रिक्ट डिप्टी रजिस्ट्रार को एक अथॉरिटी दिया है अपना स्टेट एक्ट ने, ताकि वो बिल्डर का जगह लेके या जमीन मालिक का जगह देके तो कन्वेंस सोसाइटी के नाम पर कर सकते हैं। ये करते वक्त नहीं चाहिए वो सब डॉक्यूमेंट मांगते हैं, ओसी मांगते हैं, जो ओसी नहीं रहता है, जो डॉक्यूमेंट जो चाहिए वो सब बिल्डर के पास रहता है, या बीएमसी में जाते हैं तो बीएमसी में डॉक्यूमेंट मिलता है। तो इस कारण से लेके तो कुछ ना कुछ गलत व्यवहार भी बहुत सारा जगह में हो रहा है, जिसके वजह से डीम्ड कन्वेंस एक बदनाम हो चुकी है। जी जी, लेकिन अब आप ये बताएं, और इस वक्त हमारे साथ हैं रमेश प्रभु, डॉक्टर तिवारी भी हमारे साथ हैं, एंड ऑफ कोर्स एडवोकेट प्रदीप नाम्बियार आल्सो विद अस। लेकिन आप ये बताएं रमेश प्रभु जी, आपके खुद के व्यक्तिगत एक्सपीरियंस में, आपके खुद के व्यक्तिगत तजुर्बे में, क्योंकि आप लोगों की मदद करते हैं, आपके पास ना जाने कितनी हाउसिंग सोसाइटीज हर रोज आती हैं ये कहने के लिए कि भाई हमारी कन्वेंस करवा दीजिए, ये करवा दीजिए, वो करवा दीजिए। आपके तजुर्बे में, खुद के एक्सपीरियंस में कितनी बार ऐसा हुआ है कि डीडीआर ने, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार ने, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपसे कभी रिश्वत मांगी हो? बताएं। नहीं, देखिए हम रिश्वत मांगने के ज़्यादा से ज़्यादा तो ये जितने भी हाउसिंग सोसाइटी आते हैं वो ये चाहते हैं कि हमारा काम होना चाहिए, यदि कोई खर्चा करना है तो हम करने को तैयार है। तो इस तरह का एक भावना। खर्चा मतलब क्या? या खर्चा मतलब किस किस्म का खर्चा मतलब वो ये चाहते हैं कि कोई पैसा भी देना है तो हम देने को तैयार है। तो इस डॉक्टर तिवारी, हाँ आप बताएं। यस रघु जी शायद इस सवाल का जवाब अच्छी तरह से ना देते हैं। देखिए, जहाँ तक ओसीसीसी, आईओडी या लेआउट प्लान का सवाल है, ये सारी चीजें बीएमसी में अवेलेबल है। कोई भी आरटीआई एक्ट की तहत आपने एक मिनट, आपने 2-3 टर्म्स ली। ओसीसीसी मतलब ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट, उसके अलावा सर्टिफिकेट, आईओडी है। आईओडी क्या हुआ? इंटीमेशन ऑफ डिसअप्रूवल।
इंटीमेशन ऑफ डिसअप्रूवल, और उसके अलावा एक दो और layout टर्म्स आपने plan इस्तेमाल कर लगता लिए। है उसका, जी और उसके बाद जो सोसाइटी में जितने भी मेंबर्स हैं उनका एक लिस्ट लगता है, उनके कितने एरियाज उन्होंने ऑक्यूपाई किया हुआ है। जी ये सारी चीजें आपको आरटीआई एक्ट के तहत आपको बीएमसी से मिल जाएगा। जी सवाल क्या होता है कि ये सारे पेपर लेने के बाद जब आप कंसर्न अथॉरिटी को जब आप अप्रोच करते हो, जी अगर कंसर्न अथॉरिटी चाहे वो किसी मीडिएटर के थ्रू या खुद डायरेक्ट अगर जी। किसी पैसे का डिमांड करता है तो कोई भी सोसाइटी डीम्ड कन्वेंस के लिए क्यों जाएगी। जी दूसरा चीज, जैसा कि मैंने कल कहा था कि हर एक अथॉरिटी हर बंदा अथॉरिटी में करप्ट नहीं है। जी कुछ लोग अच्छे हैं, लेकिन सवाल क्या है कि डीम्ड कन्वेंस 28,000 सोसाइटी है, जैसा कि आपने डेटा दिया, हार्डली 1,000-1,200 लोगों ने डीम्ड कन्वेंस के लिए अप्लाई किया, या जी 4,000 5,000 जो भी डेटा होगा। अब जब हम इस पे फोकस करते हैं कि सिडको ने अकेले 250 सोसाइटियों को डीम्ड कन्वेंस दिया गया है, जी तो ये डेटा मतलब सिडको का कॉन्ट्रीब्यूशन 25% है। जी अब जब 25% का लोग एक एग्जांपल लेते कि भाई हमको 10 लाख 20 लाख 25 लाख अथॉरिटी को रिश्वत देना है, जी। तो बाकी की सोसाइटियां 25 लाख लेके आएंगी कहां से। जी तो इसलिए जो डीम्ड कन्वेंस का जो इतना कम हो रहा है, मेन इसका करप्शन की वजह से कम हो रहा है, बाकी प्रदीप, पेपर तो अवेलेबल है। आप बताएं। आखिरकार जो रमेश प्रभु जी ने वही बात बताई कि डीम्ड कन्वेंस का भी नाम खराब हो गया है। इट्स गॉट अ बैड नेम, इट्स गॉट अ बैड नेम बिकॉज ऑफ वेरियस लकूने इन द सिस्टम perhaps. That's what he was, in fact, what he was politely saying was, perhaps the DDR and everybody else is asking for a bribe on a pro rata basis in terms of per square foot you have to give so much to the district deputy registrar. Am I right? Sir, exactly this is what we've been hearing, and we've got some documentation evidence also. Jahan societies to ratify an illegal act have to pass resolutions in the society meeting that हमको इतना लाख देना पड़ेगा डीम कन्वेंस के लिए. Now that is absolutely, as Prabhu ji also was saying, जो maximum minimum charge starts from 2,000 rupees. That is if you are doing it on your own. बहुत सारे लोग उन्हें लगातार इस प्रोग्राम के दिखाने के बाद we have been getting tremendous response. People want to go currently knowledge about how to go about deemed conveyance. Sir, this is बहुत बड़ा, because बहुत सारे मेल्स आए फेसबुक से, ज्यादा लोग जो कनेक्ट कर रहे हैं वो बोले कि हमको एटलीस्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन तो दो, हम तो परेशान है। सोसाइटी मेंबर्स के डॉक्यूमेंट्स, सोसाइटी के डॉक्यूमेंट्स, म्युनिसिपैलिटी के डॉक्यूमेंट्स, कलेक्टर के डॉक्यूमेंट्स, अलग अलग लोगों के डॉक्यूमेंट्स, जो ओरिजिनल ओनर्स के डॉक्यूमेंट्स और चेन ऑफ ओनर्स के डॉक्यूमेंट, आई मीन ऑल दिस काइंड, इतने सारे, the entire process of helping a poor man has become a law in itself, और उस लॉ में लोग उलझ रहे हैं जो इस पूरे रीडेवलपमेंट प्रोसेस को फैसिलिटेट करने डीम कन्वेंस रखा, मगर आज लोग उसी में फंस गए डीम कन्वेंस में। रीडेवलपमेंट तो दूर की बात है, जब पीपल आर, द एंटायर प्रोसेस इज सो स्लो, पीपल हैव टू नो नॉलेज अबाउट इट, एंड दिस इज एडिंग ऑन इंक्रीजिंग द बेट फॉर करप्शन। एंड दिस पर स्क्वायर फीट अगर कोई भी डीडीआर मांगता है पैसे, जैसे कल एविडेंस के तौर पर उन्होंने कहा कि 25 लाख तक अगर ब्राइब देना पड़े, then how can a poor society afford it? Poor society can't afford it. And over here we've got evidence to the effect where we've actually shown you a special general body meeting of a housing society where they've had to pass a resolution that we have to pay 25 lakh rupees to the registrar. Many societies have to pass. How will they justify? How will they justify the expenses? अच्छा प्रभु जी आप बताएं कि जहां तक डीम कन्वेंस का प्रश्न है उसका प्रोसेस क्या होता है, एक बार जरा फिर समझा दें हमारे दर्शकों को, बिकॉज अगेन एंड अगेन वी आर गेटिंग कॉल्स फ्रॉम ऑल ओवर द प्लेस, दे वांट टू नो हाउ टू गो अबाउट इट. सर, शुरुआत में आपको फॉर्म नंबर 7 एक नमूना है जो गवर्नमेंट का वेबसाइट में भी अवेलेबल है, अलग अलग जगह में अवेलेबल है, जिसमें आपको सोसाइटी का नाम और बिल्डर का नाम या जमीन मालक का नाम आपको डालना है, जैसा एप्लीकेंट सोसाइटी होगा और रेस्पोंडेंट होंगे, उसमें 2,000 रुपये का कोड फी डालना है। उसके साथ आपको जो जमीन का संबंधित डॉक्यूमेंट, जैसा कि प्रॉपर्टी कार्ड है या आपका 7/12 है, फिर आपका एग्रीमेंट का, एक फ्लैट में बहुत सारा एग्रीमेंट होगा, उसमें से एक फ्लैट का एग्रीमेंट आपको देना है, फिर अप्रूव्ड प्लान होगा, या जैसा अप्रूव्ड प्लान होने के बाद उसमें कमेंसमेंट सर्टिफिकेट, कंप्लीशन सर्टिफिकेट जो भी आपके पास उपलब्ध है वो देना है, और जो जमीन मालक को या बिल्डर को आपने लीगल नोटिस दिया होगा वो जोड़ना है। और सोसाइटी है इसके लिए उसका एक रेजोल्यूशन चाहिए प्लस सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए। इस तरह से आप जब इतना सब डॉक्यूमेंट देते हैं अपना रजिस्ट्रार को, रजिस्ट्रार उसको चांदनी करने के बाद, मतलब तपासने के बाद, कोई गलत यदि कोई और डॉक्यूमेंट चाहिए वो ले लेते हैं। उसके बाद सामने वाला बिल्डर को और जमीन मालक को नोटिस दिया जाता है, उनको बुला लेते हैं, और यदि क्यों नहीं देते वो पता कर लेते हैं, और यदि
रजिस्ट्रार को लगता है कि इनको कन्वेंस देना है तो एक ऑर्डर पास करते हैं। ये सब प्रक्रिया 6 महीने के अंदर होता है और इसमें एक्चुअल लीगल फीस होती है सिर्फ 2000 रुपए का कोर्ट फी, और बाकी का जितने भी जेरॉक्स करना है वो है। आज इसको ऑनलाइन किया गया है, आज एप्लीकेशन आप ऑनलाइन कर सकते हैं और वो ऑनलाइन करना कंपलसरी है। उसके बाद आपका आ जाता है आपको स्टैम्प ड्यूटी डिपार्टमेंट में, कन्वेंस डेट बनाने के बाद स्टैम्प ड्यूटी एजुकेशन डिपार्टमेंट में आपको लेके जाना है। उधर सब का सब फ्लैट, जितने भी फ्लैट है आज का तारीख का स्टैम्प ड्यूटी भरना चाहिए। मतलब यदि सबने अपना अपना एग्रीमेंट में स्टैम्प ड्यूटी भरा है तो सिर्फ 100 रुपए ही स्टैम्प ड्यूटी आएगा कन्वेंस डीड में। उसके बाद आएगा आपको रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में। उसके बाद रजिस्टर होने के बाद 30,000 रुपए का लगभग रजिस्ट्रेशन फी होती है, 20 रुपए पर पेज स्कैनिंग फी होती है। वो होने के बाद आपका लास्ट आता है प्रॉपर्टी कार्ड में नाम चेंज होता है। ये सब प्रक्रिया में 3-4 डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है। इसके वजह से लोगों को परेशान होती है कि एक विंडो न होते हुए, सिंगल विंडो न होते, वो 4 डिपार्टमेंट में जाने का उनको तकलीफ होती है। उसकी वजह से लोग कंटाल गए। डॉक्टर तिवारी, जो प्रोसेस अभी डॉक्टर रमेश बाबू ने बताया वो प्रोसेस चलिए ज़रा कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें ज़रा पेशेंस रखनी है, लेकिन यहाँ पे देयर इज अ विंडो ओपन कि अगर हाउसिंग सोसाइटीज अपना सारा पेपर वर्क ठीक ठाक रखें, एक एक चीज़ उनकी ठीक ठाक हो, तो फिर यहाँ पर रिश्वत के लिए अपॉर्चुनिटी कहाँ से आती है, वो जरा बताएं डॉक्टर तिवारी। सर रिश्वत जो है एक बेसिक मेंटालिटी है, आइडियोलॉजी हम बोल सकते हैं। Ideology. This is the first time I've heard of that. Corruption is an ideology, Yes, right? yes. Oh, you heard it for the first time right here on this show. Corruption is an ideology. जी ये होता क्या, एक मानसिकता सी बन गई है लोगों को कि बिना 1 रुपया दिए हम आगे नहीं बढ़ सकते। जी प्रोसीजर बहुत ही सिंपल है, आप आगे बढ़िए, आप अपने मन में ठान लीजिए मुझे किसी को 1 रुपए की रिश्वत देनी नहीं है। जी डीडीआर का काम क्या है? जनरली अगर डीम्ड कन्वेंस मतलब मैं खुद ही अगर डिसाइड करूं तो वो गलत होता है। डीडीआर क्या करता है, आपका पेपर वेरीफाई करता है आप कितने एरिया के लिए आपका एंटाइटलमेंट है। जी वो एक बार डिसाइड कर लेता है, वो चीज आप भी डिसाइड कर सकते हो कि भाई हर एक मेंबर का 400 स्क्वायर फीट का फ्लैट है, हम 100 मेंबर है तो मतलब इतना हमारा एरिया होता है, ये हमारा प्लॉट एरिया है। That's right. अगर 1:1 का एफएसआई है आपके यहाँ पे, जी उतना प्लॉट एरिया का आपका एंटाइटलमेंट है। वो ऑर्डर जो है डीडीआर आपको दे देता है। अब वो ऑर्डर लेके आप एडजुडिकेशन में चले जाते हो, जैसा कि प्रभु साहब ने बताया कि अगर सबने स्टैम्प ड्यूटी भरा है तो मुझे 100 रुपया ही भरना है, और ये हम नहीं कहते तो रजिस्ट्रार जो स्टैम्प ड्यूटी का रजिस्ट्रार है उसका एक सर्कुलर है ये। अब एडजुडिकेशन के टाइम पे भी जो एडजुडिकेशन का ऑफिसर वो भी पर स्क्वायर फीट का एरिया का रेट मांगता है। जी अब यहाँ होता क्या है कि सोसाइटी वाले अपना काम निकालने के लिए एजेंट के थ्रू या किसी के थ्रू उसको भी ब्राइब दे देते हैं। सिंपल सा प्रोसीजर है, एसीबी को फोन कीजिए, उसको अंदर डलवाइए। अगला ऑफिसर 1 रुपया रिश्वत लेने की हिम्मत नहीं करेगा, और सब क्लियर है 100 रुपए की लाइबिलिटी आपके ऊपर आने वाली है। 100 रुपया भर के चले जाओ, खुद ही जाके रजिस्ट्रेशन कराओ, टोकन नंबर लो। 30,000 रुपए का मैक्सिमम अमाउंट है, 30,000 रुपया। 30,000 रुपए का पे ऑर्डर निकालो, 100 रुपए का स्टैम्प ड्यूटी है तो स्टैम्प पेपर ही आपका चल जाएगा, आप जाके रजिस्टर्ड करा लो। यहाँ रिश्वत का रूम कहाँ है? और जो करप्शन की आप बात करते हो, कोई भी लॉ बुक निकाल के आप दिखाओ करप्शन वर्ड कहाँ पे डिफाइन किया गया है। ये हमारी अपनी मेंटालिटी है, हम उसको प्रमोट करते हैं कि हमारा काम जल्दी हो जाए। आप बताएं। नो रिश्वत। सर सरकार, दिस इज द मोस्ट एसेंशियल थिंग इन मुंबई, जहां 23,000 सोसाइटीज और पूरे महाराष्ट्र में 90,000 सोसाइटीज के बात करते हो। 50% और 60% ओल्ड बिल्डिंग्स, रिडंडेंट, बहुत डिलैपिलेटेड, गिरने वाली स्थिति में है। तो ऐसे बिल्डिंग का रिडेवलपमेंट बहुत जरूरी है। तो डीम कन्वेंस आए, मगर डीम इतना कॉम्प्लिकेटेड, जैसे कहा कि इतने सारे डॉक्यूमेंट्स, इतने सारे हैसल, ऑनलाइन करो, उस चीज को लोड करो, डीडीआर के पास इसमें चप्पल गिर जाते। नाउ इफ वी टॉक अबाउट, एज प्रभु साहब वाज टेलिंग दैट, पहले आप कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डीम कन्वेंस वो सिग्निफाई ऑर्डर दे देगा, फिर वो लेके स्टैम्प ड्यूटी पास, स्टैम्प ड्यूटी के पास उसके बाद रजिस्ट्रेशन के बाद सिटी सर्वे टू नाम चढ़ाने के लिए। ये इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गए कि आम आदमी के बस की बात है ही नहीं। तो फिर डेफिनेटली दूसरा इलाज क्या है? बिकॉज नाउ द अल्टीमेट थिंग इस कैंपेन के माध्यम से, जैसे इस कैंपेन आपने जोड़ा है, वी हैव द बीजेपी गवर्नमेंट एक्चुअली टॉकिंग इन अ पॉजिटिव वे टू सिंप्लीफाई द एंटायर प्रोसेस। उनको चाहते हैं कि सिंप्लीफाई हो, वो मालूम है, जैसे माय कलीग वाज टेलिंग डॉक्टर तिवारी की पर स्क्वायर फीट के हिसाब से जिस प्रकार से ब्राइब देना पड़ रहा है, and that has become the way of life. That has become the, as he said, it's a law in itself. It has become it's a way new of ideology. life. It's become a way of life. But जैसे हम लोग देखा, जब सेमिनार्स के प्रभु जी भी थे, आप भी थे, जो गरीब बस्ती है, जैसे हमने कुर्ला के बहुत सारे गरीब बस्ती देखे, वाडिया एस्टेट है, वेरियस टैक्सीमैन कॉलोनी है, जहाँ गरीब लोग रहते हैं,
उनका कलेक्टर के लैंड है, कलेक्टर के लैंड के लीज के ऊपर भाग रहा है, या पिलर टू पोस्ट दे रनिंग फॉर डीम कन्वेंस, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, उसके बाद कलेक्टर के पास जाओ, उसको वैसे। तो इस चीज को सिंप्लीफाई करना गवर्नमेंट का फंडामेंटल ड्यूटी है, एंड इट इज आवर वी फाइंड सम फंडामेंटल ड्यूटी टू अवेक द गवर्नमेंट दैट लुक व्हाट इज हैपनिंग, द लॉ दैट यू हैव बॉट हैज बिकम अ लॉ इन इटसेल्फ एंड इट्स नॉट गेटिंग सॉल्व्ड। लोगों को समस्या सॉल्व करने के लिए जो आपने प्रोसीजर्स लाए, दैट इज increasing the worry and this thing of the So which means work Pradeep? of the poor man. It's not, it is not. प्रदीप जी एक मिनट, जैसा प्रदीप नाम्बियार जी बोल रहे थे, डॉक्टर तिवारी ने भी कहा और रमेश प्रभु जी ने कहा कि इन लोगों ने इतने ज़्यादा सेमिनार्स किए, उन सेमिनार्स में 2 या 3 में मैं भी था, और वहाँ पर एक चीज़ बिल्कुल सामने आई, रमेश प्रभु जी ने भी वही बात करी, प्रदीप नाम्बियार जी ने भी वही बात की, और मैं उम्मीद करता हूँ शायद तिवारी जी इससे बिल्कुल सहमत होंगे कि एक सिंगल विंडो क्लियरेंस होनी चाहिए। आपके सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो एक ही जगह पर जाएं, अगर डीडीआर के पास जाने तो डीडीआर के पास जाएं। आफ्टर ऑल अगर आपकी सोसाइटी रजिस्टर्ड है, उसके बाद इतने कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस में जाने की आवश्यकता क्या है? रमेश प्रभु जी आप बताएं। अभी अभी आप एक उदाहरण दे रहे थे कि कैंपा कोला कंपाउंड का जो पूरा का पूरा मसला है वो शायद 20 साल पहले सॉल्व हो सकता था। इट कुड हैव बीन सॉल्व 20 years ago if only the residents had been aware of what they were supposed to do. डॉक्टर प्रभु। या सही है, मुझे लगता है कि इसको सिंगल विंडो क्लियरेंस ही होना चाहिए जी। हालांकि स्टैम्प ड्यूटी डिपार्टमेंट अलग अलग स्टैम्प ऑफिस, मतलब हर एक इंडिविजुअल आदमी का एग्रीमेंट, ओरिजिनल एग्रीमेंट मंगाते हैं, फिर उसके बाद उस स्टैम्प पेपर को वेरिफिकेशन के लिए अलग डिपार्टमेंट में भेजते हैं। तो जो एजुकेशन 30 दिन के अंदर होना चाहिए उसको 6 महीना लगा देते हैं, उससे आदमी परेशान हो जाता है। ये उसी तरह से सिटी सर्वे ऑफिस में ये बताया जाता है आपने डीम्ड कन्वेंस ऑर्डर लाया 2000 स्क्वायर मीटर का, जबकि आपका जगह है 1500 स्क्वायर मीटर का, इधर एरिया कलेक्शन होना चाहिए। 20 स्क्वायर मीटर आपने ज़्यादा लाया, 20 स्क्वायर मीटर आपने कम लाया, वो एरिया कलेक्शन उधर नहीं होता है। तो इस तरह से अलग अलग मुद्दे लेके तो ये हर डिपार्टमेंट ये चाहते हैं कि इसको कैसा लंबा किया जाए और इसको कैसा फेल किया जाए, जिससे कि थोड़ा सा पैसा। That is the most important thing. That is the most important thing. प्रदीप जी, डॉक्टर तिवारी, जो अभी रमेश प्रभु जी ने कहा और अभी भी वो कैंपा कोला कंपाउंड के बारे में अवॉइड कर रहे हैं सवाल का जवाब देना, क्यों अवॉइड कर रहे हैं मुझे मालूम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं दोबारा उनसे पूछने की कोशिश करूंगा। लेकिन जो इन्होंने बात करी अभी, जो इन्होंने बात करी, दैट एवरी डिपार्टमेंट इज गियर्ड अप टू सी टू इट दैट यू फेल, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। डॉक्टर तिवारी, ये जब कोई कानून बनता है तो जो भ्रष्टाचारी लोग हैं वो एक नया कानून उसका तोड़ निकालते हैं, एक नया कानून बनाते हैं। जैसा प्रभु साहब ने कहा डेडिकेशन 1 महीने में होना चाहिए तो 6 महीना लगाते हैं जी। 6 महीना इसलिए लगाते हैं ताकि आप पैसा दो। इसमें वो सोसाइटी वाले भी गुनेगार हैं जी। आप उनका आरटीआई में पेपर निकालिए कौन सी फाइल किस तारीख को आई है जी। अगर आपके बाद में जो फाइल सबमिट की गई है उसका एडजुडिकेशन ऑफिसर ने पहले किया है, इमीडिएट आप उसके ऊपर एक्शन लो। आप हमारे पास एक लोकतांत्रिक एक अधिकार है धरना देना या उसको बेइज्जत करना। कुछ भी बेइज्जत करना मतलब हमें उसको मारना पीटना नहीं है जी। उसके ऑफिस के सामने उसके नाम का 1-1 रुपया भीख मांगो, उसको बाकायदा उसके ऑफिसर के थ्रू उसको रिश्वत दो, 1-1 रुपया आम पब्लिक से भीख मांग के दो उसको। अगर उसकी इज्जत इतनी नीचे गिर गई है कि वो रिश्वत के लिए अपने आप को इतना गिरा लिया है कि आम आदमी को परेशान करना है, तो आप भी उसकी इज्जत उतारो। यहाँ पे क्या है, अथॉरिटी काम नहीं करती है, इसलिए सारे प्रॉब्लम। प्रदीप, सर डेफिनेटली एज वी आर सेइंग कैंपेन जो है, जितने लोगों का रिएक्शन आ रहा है, जो एक्सपर्ट इस ग्रुप में बैठे हैं, पैनल में बैठे हैं, सबका एक ही कहना है कि देयर हैज टू बी अ सिंगल विंडो। दैट्स राइट। A single window, competent authority ने डिक्लेयर किया। I hope the chief minister is listening. I hope the new chief minister is listening. And stamp duty जो भरना है, अगर if a buyer is selling to a new buyer, I mean stamp duty can be paid at that particular time also. Why you are insisting on this? And just this particular thing is increasing corruption. As Dr. Tiwari was saying, stamp duty का window में भी आपको per square feet अगर घुस देना पड़े, the entire the stamp duty आप बाद में भर सकते हैं। When this purchases, see, government has to simplify it. नहीं हुआ, अब हो रहा है। आप उस बिल्डिंग के बारे में सोचो जो अभी गिरने वाले। That's right. पूरे जो हमने साउथ मुंबई में जो कालबा देवी और पूरे क्षेत्र में जिस बिल्डिंग की स्थिति है, उस बिल्डिंग को अगर 1-1 साल और डीम कन्वेंस और ऐसे प्रोसीजर में आप फंसा के रहोगे तो काम कैसे होगा? जैसे कुर्ला और ऐसे वाडिया एस्टेट जैसे जगह पर, जैसे कलीना और ऐसे बोरीवली, बहुत सारे इलाके हैं जो गरीब से गरीब लोग रह रहे हैं, टूटे फूटे हैं। द एंटायर बिल्डिंग, इनफैक्ट जस्ट यस्टरडे पीपल फ्रॉम कुर्ला, द एंटायर थिंग इज जस्ट अबाउट टू फॉल। The municipality has given them eviction notice. तो इससे ऐसे वक्त पर क्या होगा? उनको दूसरा जगह नहीं, ना बिल्डर भी भाग गए, ना government has to work towards. And why should a builder come there? No, why hang should on.
If you What don't is have it? It's the conveyance, government's responsibility. Now, if the government responsibility Right. convey नहीं हो गया, property building गिरने वाला That's है, right. BMC ने notice दिया तोड़ने के लिए, eviction notice दिया है urgently निकलने के लिए. Look at who's suffering. The ultimate हमारे law, constitution, amendment, justice, everything is for the poorest of poor. अगर poorest of poor को इसमें राहत नहीं मिल रहा है, then something is wrong with the which very law means- that you have bought. so which means the solution is very simple. Single window clearance. Exactly. Single window clearance. You have to have a time limit. अगर 3 महीने में या 6 महीने में ये नहीं हुआ, then the officer responsible, then the officer concerned will be held responsible. You have to do this. There is no other way out. Let's be very clear. अगर ये 6 महीने के अंदर कन्वेंसिंग नहीं हुई, तो जो भी ऑफिसर कंसर्न है, he will be held responsible. Dr. Ramesh Prabhu, is that workable? Very quickly. 101% इट इज Running out of time. वर्केबल, वैसे ही होना चाहिए, क्योंकि जी। एक बार आप टाइम दे देते हैं जी। तो उस हिसाब से होना चाहिए। जैसा मैं कैंपा कोला का बात कर रहा था, 20 साल 22 साल पहले जब रेगुलेशन की बात थी, तब उन्होंने पेमेंट भी किया है, तो थोड़ा सा ज़्यादा फॉलोअप किया होता, शायद 20 साल पहले ही उसको रेगुलराइज हुआ होता। और यदि पेमेंट उसके बाद अभी डीम्ड कन्वेंस भी हुआ, डीम्ड कन्वेंस होने के बाद स्टैम्प ड्यूटी डिपार्टमेंट ने उसमें स्टैम्प ड्यूटी नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो बोले कि आपका जो बिल्डिंग है वो इलीगल है, उसके लिए उनको पिटीशन डालना पड़ा हाई कोर्ट में। जी। तो स्टैम्प ड्यूटी लेने के लिए, हालांकि स्टैम्प ड्यूटी डिपार्टमेंट देखिए जहां बिल्डिंग नहीं खड़ी होती है, एग्रीमेंट फॉर सेल होते हैं, उधर लिया जाता है, और इधर लोग खड़े हैं, उनको डीम कन्वेंस ऑर्डर मिला है जहां बोला गया है कि ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट का जरूरी नहीं है, फिर भी कलेक्टर ऑफ स्टैम्प ड्यूटी नहीं ले रहे हैं। तो ये तो हैरान की बात है। जब वो हाई कोर्ट में गए तो अलग अलग पिटीशन होने की वजह से तो उसको सेट असाइड किया गया। मुझे लगता है कि इस तरह का जो Now, if they had behaved sensibly, and if they had done what, say, Dr. Tiwari is suggesting and what Mr. Pradeep Nambiar is suggesting, I think the Campacola residents would not have had to face the kind of harassment that they have had to face up till now. Very, very clearly, somebody failed over there. मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी भी जो हाउसिंग सोसाइटी है, उसके अंदर अगर आप हर एक मेंबर को अच्छी तरीके से समझाएं, सबको ऑन बोर्ड लें, और सब लोग ये तय करें कि कुछ भी हो जाए, हम रिश्वत नहीं देंगे, हम रिश्वत नहीं देंगे, और अगर हमसे किसी ने रिश्वत मांगी, हम उसको रिश्वत तो नहीं देंगे, लेकिन उसको वी विल नेम दैट पर्सन एंड शेम दैट पर्सन। अगर आज की तारीख में हम सब लोग ये प्रण ले लें, अगर हम सब लोग ये तय कर लें कि हम ऐसा करने वाले हैं, तो किसी में भी हिम्मत नहीं है कि आपको या तो हरास करे, या आपको परेशान करे, या आपसे रिश्वत ले। इट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज अल्टीमेटली द अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज आवर्स। Thank you so much, Dr. Ramesh Prabhu, for coming over here. Dr. Tiwari, thank you so much as well. Thank you. Time for us to take a very, very short break. Time for us to take a very, very short break. When we come back, we'll of course take a look at the headline before the break. When we come back, we will talk about the cooperative societies and the cooperative banking scam. We'll talk about that when we come back after the break. Don't go away. ऑस्ट्रेलिया संसद के संयुक्त सत्र में पीएम मोदी ने किया संबोधन, सांसदों ने खड़े होकर पीएम का किया अभिवादन। महाराष्ट्र में अलगाव के बाद बीजेपी शिवसेना के फिर साथ आने की अटकलें हुई तेज, संघ प्रमुख ने की उद्धव ठाकरे से बात। बॉलीवुड को दहलाने की कोशिश नाकाम, निर्माता महेश भट्ट को मारने आए रवि पुजारी गैंग के 13 शूटर्स को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दलित महिला को जिंदा जलाया, गोंदिया जिले में छेड़खानी का विरोध करने पर दलित महिला को मनचलों ने किया आग के हवाले। और एनसीपी नेता शरद पवार का बड़ा बयान, कहा महाराष्ट्र में जल्द हो सकते हैं मध्यावधि चुनाव।
Right, welcome back. You're watching me, RKB, on Inside Story. We are, of course, on Lemon News. That's right. My name is Rajiv K. Bajaj. And after the headlines, we will talk about the great Credit Cooperative Society scam, the great cooperative banking scam. I tell you what, as far as these two scams are concerned, they are large enough, big enough to fill up the pages of at least 150 different volumes. Because we are looking at almost a scam a bank or a bank a scam. जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर तिवारी कह गए कि करप्शन एक नई आइडियोलॉजी बन गई है, इसी तरीके से जहां तक कि कोऑपरेटिव बैंक्स का प्रश्न है, कोऑपरेटिव बैंक्स बाय एंड लार्ज at least 30 to 40% of them are involved in some sort of activity which they should not have been involved in, and at least 30 to 40% of them are under investigation. We'll talk about that after we take a look at the headlines. ऑस्ट्रेलिया संसद के संयुक्त सत्र में पीएम मोदी ने किया संबोधन, सांसदों ने खड़े होकर पीएम का किया अभिवादन। महाराष्ट्र में अलगाव के बाद बीजेपी शिवसेना के फिर साथ आने की अटकलें हुई तेज, संघ प्रमुख ने की उद्धव ठाकरे से बात। बॉलीवुड को दहलाने की कोशिश नाकाम, निर्माता महेश भट्ट को मारने आए रवि पुजारी गैंग के 13 शूटर्स को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दलित महिला को जिंदा जलाया, गोंदिया जिले में छेड़खानी का विरोध करने पर दलित महिला को मनचलों ने किया आग के हवाले। और एनसीपी नेता शरद पवार का बड़ा बयान, कहा महाराष्ट्र में जल्द हो सकते हैं मध्यावधि चुनाव। Right now, the moment with us, we've got our old friend, Mr. Rajesh Mishra. Rajesh Mishra जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पर आने के लिए. Thank you so much. And of course, Advocate Pradeep Nambiar remains with us. In the meantime, if you have any complaints, if you have anything at all to say, if you are finding it difficult in any sphere, please do send your SMSs on 9987393117. That is 9987393117. And of course, you can email us on insidestory@lemonnews.com. That's insidestory@lemonnews.com. यहाँ पर आप हमें मेल करें या फिर आप हमें संपर्क करें इस नंबर पर, which is 9987393117. राजेश मिश्रा जी, आप बताएं, जिस बैंक की हम लोग बात कर रहे थे, कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर की जो हम बात कर रहे थे, नाबार्ड ने नोटिस दिया, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक हो, मुंबई डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक हो, अलग अलग जितने भी बैंक्स हैं, सब लोगों मिल करके तकरीबन 150 ऐसे बैंक्स हैं जहां पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है और आज तक कुछ नहीं हुआ है। आप बताएं, नई सरकार के आने के बाद देवेंद्र फडणवीस जी अभी अभी मुख्यमंत्री बने हैं, उम्मीद करते हैं कि वो जल्द से जल्द कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे। आपके मुताबिक क्या आपको दिख रहा है कहीं पर भी कि कुछ एक्शन होगा? बताएं सर। अभी तक तो कुछ दिख नहीं रहा है, क्योंकि अलग अलग एजेंसियां जिस ढंग से इसकी इंक्वायरी करती हैं, फिर उसके बाद दूसरी एजेंसी के ऊपर छोड़ देती हैं, दूसरी एजेंसी तीसरी एजेंसी के ऊपर छोड़ देती है, इसलिए कार्रवाई होती ही नहीं है। कार्रवाई के ऊपर ऐसे ही टाइम बढ़ते जा रहा है जी, उसका रिजल्ट कुछ भी नहीं आ रहा है। लेकिन क्या आपने फॉलोअप किया है? हमने फॉलोअप किया है। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ने अभी मुंबई बैंक के बारे में ही कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ने पूरा इंक्वायरी किया, उसका एक ऑफिसर ने बोल दिया कि इसमें गलत है और इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। फिर कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का कमिश्नर कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट पुणे से ऑर्डर आ गया कि ठीक है, इसके ऊपर 101 के हिसाब से केस होना चाहिए, बट आरबीआई और नाबार्ड से परमिशन लेना चाहिए। ये मई 2013 की बात है। मई 2013 से आज 14 का नवंबर महीना चालू है, बट अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। तो लेकिन जहां तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और नाबार्ड का प्रश्न है, क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और नाबार्ड से परमिशन ली गई?
सर वो अभी तक हमारे पास कोई उसकी डिटेल नहीं आई है, जी। लेकिन अगर ली जाती थी तो इमीडिएटली शायद मिलता था, बट उन्होंने लिया नहीं है और न उसके ऊपर कोई कार्रवाई की है। लेकिन जहां तक के बैंक के कुछ मुलाजिमों का प्रश्न है, उनमें से जहां तक मेरी जानकारी है 3 या 4 मुलाजिम ऐसे हैं जो इस वक्त जेल में हैं। सर वो केस को गलत दिशा देने के लिए इस ढंग से किए हैं, सो दैट क्या होता है कि जो बड़ा मैटर है, अभी वो यही बात वहां रखेंगे कि ईओडब्ल्यू के पास केस गया हुआ है, उन्होंने अपने कुछ एम्प्लॉइज का नाम दे दिया कि हाँ ये उसमें शायद शामिल थे, इसलिए घोटाला हुआ, इसलिए इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। ईओडब्ल्यू उन लोगों को अंदर कर दी, बहुत दिनों तक वो लोग अंदर रहे, अभी कुछ बाहर आ गए, 2-3 अंदर हैं। Doesn't it remind you of something? खाली टाइम लेके बढ़ा रहे हैं इसको। Pradeep ji, doesn't it remind you of something? As far as NSCL is concerned, Mr. Jignesh Shah tried to shove it all onto his CEO, and as far as he himself is concerned, he himself is out and he's enjoying life. As is the case in the case of the Maharashtra Cooperative Bank. महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक हो, कपोल बैंक हो, या मुंबई डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक हो, इसके अलावा बैंक ऑफ अकोला हो, सीकेबी बैंक हो, इन सारे बैंक्स में अब तक कोई ठोस कार्रवाई होती हुई दिखती नहीं है। ये बताएं सर। दे फॉलोइंग द वेरी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो डिक्टम है, यू आर इनोसेंट एंड हॉनरेबल टिल यू आर इंडाइक्टेड। यू लुक एट द बैंक्स, जो जितने बैंक्स हैं आप देखोगे कितने, आप रूपी बैंक की बात करते हो, छत्रपति अर्बन कोऑपरेटिव जो रीसेंट लफड़े में, बाकी तो है ही, बट पीपल हैव टू बी, लोगों को ध्यान देना पड़ेगा, आपको ऐसे बैंक में ध्यान देना पड़ेगा ना। वी आर रीडिंग सम बैंक्स फॉर यू बिकॉज दिस इज रियली अ प्रॉब्लमैटिक। लोगों को सेविंग्स की समस्या है, लोगों के पैसे की, जो गरीब जनता है उनके पैसे की समस्या है। रूपी बैंक में तकलीफ है, छत्रपति अर्बन कोऑपरेटिव बैंक इज इन ट्रबल, सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक इज इन ट्रबल, मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक इज इन ट्रबल, मदुराई अर्बन कोऑपरेटिव बैंक इज इन ट्रबल, कपोल कोऑपरेटिव बैंक इज इन ट्रबल, Vaishali Urban Cooperative Bank is in trouble. BHR MS Multi-State Cooperative Society that had hundreds of crores of deposit, that has nearly closed down. RS Indian Multi-State Cooperative Society. Now look at the volume. हमने सिर्फ चंद बैंक आपको गिन के लोगों के And not only that, let me continue, Pradeep. Let me continue. The Madhapura Mercantile Cooperative Bank, they invested a huge amount in the equity market, yes, which is absolutely against the norms established by the RBI. उसके अलावा नागपुर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, इसके अलावा चारमीनार कोऑपरेटिव बैंक और कृषि कोऑपरेटिव अर्बन बैंक, all these people they invested almost their entire capital through various brokers. Exactly, that is the whole sir, point. cooperative sector mein you read a total whitewash, total filtering, total act to act against the corrupt people. Now the government, right now the Maharashtra state government has to have the guts. महाराष्ट्र सरकार में वो गट्स होना चाहिए कि ऐसे कोऑपरेटिव मूवमेंट नहीं चाहिए जो आम आदमी को नुकसान पहुंचाए। कोऑपरेटिव सेक्टर हो, कोऑपरेटिव बैंक हो, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज हो, एनी कोऑपरेटिव। नाउ यू कैन, सम टाइम बैक यू वर टॉकिंग अबाउट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, उसमें आपने कहा 5,000 करोड़ के घपला इन डीम कन्वेंस वाले चीज में। जी, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी फॉर्म्स अ स्मॉल a section of the entire cooperative movement, a minuscule section, section, less than 5%. उसमें अगर 5,000 करोड़ के घपले की बात कर रहे हो तो एक एक बैंक के आप गिनती करोगे तो कितने हजार करोड़ के घपले हैं, लाख करोड़। I am so sorry. Yes, yes. Now we need to know what this modus operandi and what is the RBI, the NABARD and the Ministry of Cooperatives really doing इस चीज को रोकने के लिए। सबको मालूम है modus operandi कैसा होता है, सबको मालूम है किस प्रकार से malfeasance होता है, किस प्रकार से fraud होता है, किस प्रकार से cheating हो रहा है। होने के बावजूद कैसे cooperative, the most important thing, cooperative bank जिस प्रकार से cooperative credit societies को without टोटल स्क्रूटिनी जिस प्रकार से पैसे फेंका जा रहा है और पैसे किस प्रकार से वो फ्रॉड करके ये सब कर रहा है, जिस चीज continuously the cases are with economic offenses, cases are with Reserve Bank of India, cases. Hang on. What I would like to focus on over here is because it's the cooperative movement, क्योंकि ये सहकारी आंदोलन था, ये सब लोग सहकारी मूवमेंट से आए हैं। आज की तारीख में एक तो there is corruption in the election, in the very election process, in which the manner in which the managing committee is elected, in the manner in which, say, the entire board of a cooperative bank is elected. That is number one. Number two, because there is not much scrutiny as far as the cooperative sector is concerned. All that you need are the various permissions, you know, from various government departments, and everybody is known to everybody else. हर कोई जो जिसको भाई भतीजावाद हम लोग बोलते थे, यहाँ पर सबसे ज्यादा भाई भतीजावाद चल रहा है। जैसे आप महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक को अगर आप देखें, more than 500 crores, and you have Mr. Ajit Dada Pawar also there on the board. I mean, this is shocking, absolutely shocking, and nothing is being done about it. And today Mr. Sharad Pawar says, शरद पवार जी ने ये कहा है
कि हो सकता है कि महाराष्ट्र में मिड टर्म पोल्स हों बहुत ही जल्दी। दैट्स अ वेरी थ्रेट। प्रदीप। एग्जैक्टली सर, हमने देखा कि 2-2.5 साल जैसे बार बार हम लोग बात भी किए, देवेंद्र फडणवीस एज इन द ऑपोजिशन जितने हंगामा उसने किए असेंबली में कॉर्पोरेटिव सेक्टर को क्लेंजिंग के लिए करने के लिए, चाहे वो कॉर्पोरेटिव बैंक्स हो, कॉर्पोरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज हो, कॉर्पोरेटिव कारखाने हो, ही वाज मोस्ट वोसिफोरस इन सेइंग क्लेंजिंग द सिस्टम। आज क्या वो एक्ट कर पाएगा? आज क्या वो एक्शन ले पाएगा? आज कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे किस प्रकार कॉर्पोरेटिव सेक्रेटरी से लेके जॉइंट रजिस्ट्रार से लेके कमिश्नर से लेके एवरीबॉडी इज डीप इन करप्शन। कॉर्पोरेटिव सेक्टर एक ऐसे सेक्टर है जो महाराष्ट्र में इट्स द बिगेस्ट मूवमेंट टू हेल्प द मोस्ट पोरेस्ट ऑफ पोर। फार्मर्स है, शेतकरी है, जो छोटे छोटे हैंडीक्राफ्ट्स करते हैं, फिशरीज है, ऐसे सेक्टर को डेवलप करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए जो कॉर्पोरेटिव सेक्टर बना है, आज हम देख रहे हैं उसी कॉर्पोरेटिव सेक्टर द मोस्ट ऑफ पोरेस्ट ऑफ पोर जिसको चाहिए उसको कुछ नहीं मिलता। उनको 1000 धक्का खाना पड़ता है छोटे से लोन के लिए। जो खेती करता है तो फार्मर्स, हम लोग हर डिस्ट्रिक्ट के महाराष्ट्र में गए और वहां के हमने किसान से वो स्टेट देखे हैं कि ही इज नॉट एबल टू गेट द फंड्स इन टाइम, बाय बिफोर रेंज, आफ्टर रेंज, एज पर his schedule. So why are we having this entire So thing? at the end of the and day, where is the money going? And here I would like to point out, I'd like to point this out because we've been at this now for the last God knows how many years. मुझे अभी तक याद भी नहीं है कि कितने बरस हो गए हैं कि कोऑपरेटिव सेक्टर के बारे में, फार्मर्स के बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं यहाँ पे कि आखिरकार जिसको कोऑपरेटिव बैंक से लोन मिलना चाहिए या जिसको पैसे मिलने चाहिए एट ए मिनिमल रेट, वो उसको मिलते नहीं हैं। और आखिरकार उस किसान को, उस नीडी व्यक्ति को, उस ऐसे व्यक्ति को जिसको उसी वक्त लोन की आवश्यकता है, वो आखिरकार कहां जाता है? साहूकार के पास जाता है, मनी लेंडर के पास जाता है। और इस सरकार ने, यानी महाराष्ट्र सरकार ने, आज जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो जब ऑपोजिशन में थे वो भी अग्रसर रहे इस मूवमेंट में कि किसी भी तरीके से जो साहूकारों का होल्ड है, जो मनी लेंडर्स का होल्ड है, उसको किसी भी तरीके से खत्म किया जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि देवेंद्र फडणवीस साहब इसके बारे में कुछ करेंगे, क्योंकि जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लग रहा है, शायद मनी लेंडर्स की मदद कर रहे हैं कि आप, क्योंकि हम लोग इनको नहीं दे रहे हैं, आप दीजिए एंड वी विल हेल्प यू। प्रदीप। एग्जैक्टली जितने आप देखो ईओडब्ल्यू के सामने केसेस है, जिस प्रकार से फ्रॉडलेंट तरीके से जिन लोगों को लोन नहीं मिलना चाहिए वो लोग देते हैं, उन लोगों को पैसे देते हैं एंड दे डोंट पे इट बैक। बेनामी लोगों को पैसे दे रहे हैं, जो रिकॉर्ड में, जिनको अनजान है, उनको मालूम नहीं कि हमारे नाम पे लोन लिए हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस, more than 500 cases remain with economic offenses with Mumbai. Now look at, if this kind of fraud is happening, जिसको लोन मिलना चाहिए उसको लोन नहीं मिलता और कुछ लोग यूसर्व कर रहे हैं। Now this is active connivance with the top management. आप देखो NACL केस में ही यही हुआ था, जब टॉप मैनेजमेंट ने कहा कि हमको नहीं मालूम कि नीचे स्तर पर क्या हो रहा है, किसको लोन दिया जा रहा है। The fraud is taking place at the lower levels. That's what they said. But ultimately it transpired that the entire system is corrupt in corruption, is soaked in corruption, and we saw the top management go. But here हम वही देख रहे हैं कि जितने बैंक्स आपने कहा है, आज तक हमारे एनफोर्समेंट एजेंसीज इन बैंक के बहुत सारे डायरेक्टर्स को कुछ नहीं किए। Now all the banks that we talked about, right from Rupee Bank to all the banks, जितने हमने 10-12 अभी तक गिनाए हैं, why no action has been taken against them? Why is the RBI very slack and slow when they knew that apparent fraud is taking place? Why does a cooperative bank बंद होने तक एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? Why corrective action is not taking? आज बहुत सारे cooperative sector के banks में the absolute need of appointing administrator, cleansing the entire system of the people who are controlling the entire banks. That applies for Maharashtra State Cooperative Bank also. Where we have we found the same thing. It applies to everybody. It applies to Maharashtra State Cooperative Bank. It applies to the Mumbai State Cooperative Bank. It applies to the Kapol Bank. It applies to the CKP Bank. It applies to the Bank of Akola. It applies to all the other banks that I named just now. Now the point is, it is not enough just to appoint an administrator. आप एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट कर देंगे, वो एडमिनिस्ट्रेटर थोड़ी देर के लिए अपना काम करेगा या नहीं करेगा, 6 महीने के बाद कोर्ट के द्वारा ऑर्डर आप ले आएंगे, उसके बाद इलेक्शन हो जाएंगी। मेरा ये कहना है कि सिस्टम को पूरे तरीके से क्लीन करना पड़ेगा। सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि इस कोऑपरेटिव बैंक की क्या आवश्यकता है, ये फलां कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी की क्या आवश्यकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल हैव टू प्रूव देयर क्रेडेंशियल्स। व्हाई शुड दे एग्जिस्ट? डू दे एग्जिस्ट ओनली टू डोल आउट मनी? राजेश मिश्रा जी आप बताएं, जहां तक आपके एक्सपीरियंस का सवाल है, आपने खुद बताया किस प्रकार बैंक ने अलग अलग लोगों को मतलब पैसा लुटा दिया एक तरीके से, अगर देखा जाए, बताएं। जी
बैंक अभी छोटी बैंकों का जरूरत तो है, क्रेडिट सोसाइटी की भी जरूरत है, उसका पर्पज बहुत सही है, लेकिन जिस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है वो बहुत गलत है जी। और आज अगर आप देखेंगे 10 सालों में कम से कम एक 50 बैंकों के बैंक डीरजिस्टर्ड हो चुकी हैं और किसी भी डायरेक्टर के ऊपर कोई केस नहीं हुआ, उनका कोई पर्सनल प्रॉपर्टी अटैच नहीं की गई। तो पैसा इनडायरेक्टली बनाते हैं, अपनी तमाम एसेट खड़ी करते हैं, अपने बच्चों के नाम पे प्रॉपर्टी कर देते हैं और बाद में कुछ नहीं होता है। और वो पिछले एग्जाम्पल देख के नया फिर से करने के लिए लोगों की हिम्मत आती है। जब तक कानून ऐसा कुछ नहीं रहेगा कि इनके ऊपर फिर से कार्रवाई हो और वो कार्रवाई इतनी कड़क हो कि अगली बार सामने वाले को लगे कि हाँ इस ढंग से मेरे साथ भी होगा, तभी इसके ऊपर कुछ रिजल्ट निकल सकता है, अदरवाइज तो कुछ नहीं हो पा रहा है। जी जी। सर, जैसे जैसे कॉपरेटिव सेक्टर में बहुत सारे बैंक्स के अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। रूपी बैंक में हमने देखा कि कॉपरेटिव सेक्टर के बहुत ब्यूरोक्रेट्स इस स्कैम में इन्वॉल्व है। जो प्रॉपर्टीज अटैच किया हो जाता है वो हाफ रेट में वही ब्यूरोक्रेट्स ले रहे हैं। नाउ ब्यूरोक्रेट्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव सेक्टर बीइंग इन्वॉल्व्ड in this fraud being committed by cooperative banks, this is a big area. That means nothing is happening in that. No, Pradeep, let's look at specifics. No audit. No, hang on. Let's look at specifics, Pradeep. Pradeep, मैं चाहूंगा कि आप इस पर रिएक्ट करें, and this is for our viewers. जो नाबार्ड की रिपोर्ट आई है महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर, उसमें ये साफ तौर पे लिखा है बिल्कुल, और ये रिपोर्ट पढ़ के मैं सुना रहा हूं कि एनसीपी और कांग्रेस के नेतागण जो हैं वो इस बैंक स्कैम में इन्वॉल्व हैं और ये वास्तविकता में बैंक स्कैम है। जैसे आदरणीय अमरीश पटेल जी की जो स्पिनिंग मिल है उस पे 182 करोड़ का बकाया है, 182 करोड़ टू द महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक। जरा ध्यान दें, उस वक्त के एग्रीकल्चर मिनिस्टर राधाकृष्णा विखे पाटिल, उन्होंने एक पैसा नहीं दिया है अब तक, जो लास्ट रिपोर्ट आई है तब तक, शायद बाद में दे दिया हो, पता नहीं। गेस हाउ मच द अमाउंट वाज? 175 करोड़। एक शुगर फैक्ट्री कंट्रोल्ड बाय द फैमिली ऑफ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर अशोक चव्हाण साहब स्टिल ओज 31 करोड़। फॉरेन फॉरेस्ट मिनिस्टर पतंगराव कदम्स फैक्ट्री हैज नॉट पेड द बैंक नियरली ₹100 crores, and a factory controlled by the then water resources minister Ram Raje Naik Nimbalkar has defaulted on a loan of 16 crores. So what are we looking at? 182 crores as far as Mr. Amrish Patel is concerned. Radhakrishna Vikhe Patil Sahab 175 crores. Ashok Chauhan's family 31 crores. Forest Minister Patangrao Kadam's factory 100 crores. Now, this is a report by NABARD. ये नाबार्ड की रिपोर्ट है और आज तक इस पर कोई एक्शन नहीं हुआ है। प्रदीप जी। एग्जैक्टली सर, आप जिन नाम को पढ़े हैं ये नाम दे आर इन द रूलिंग क्लास, नियर एंड डियर ऑफ द रूलिंग क्लास एंड आर द रूलिंग क्लास। एंड इफ यू सी द डिफॉल्ट्स, अगर यही लोग बढ़ते नहीं है तो यू कैन अंडरस्टैंड हु आर द ग्रेटेस्ट डिफॉल्टर्स। जितने बड़े बड़े डिफॉल्टर्स हैं सब पॉलिटिकल क्लास के पॉलिटिकल लीडर्स ही है। राइट। Political leaders think it is their inherent duty or fundamental duty to dupe the people, dupe the institutions for which made for the poor people. Ultimately, ये जितने आपने नाम पढ़ा है, they are all responsible leaders from all parties. I mean, if you go further, you might find many leaders from the BJP also into this. जितने शुगर कारखाने में जो recent leaders घुसे हैं, वो BJP में से हैं। बीजेपी में भी है और बहुत सारे कोऑपरेटिव सेक्टर, कोऑपरेटिव बैंक्स के क्रेडिट सोसाइटीज, कोऑपरेटिव बैंक्स ने जस्ट लोन दिए हैं ऐसे शुगर कारखाने के लिए और विच वाज गारंटीड बाय द स्टेट। मोस्ट ऑफ द थिंग गारंटी करने के बाद स्टेट ने भी पता किया कि फ्रॉडुलेंट तरीके से हुआ एंड दे रिफ्यूज टू पे एंड द मैटर्स आर लैंग्वेज इन द कोर्ट। बट अल्टीमेटली हुआ द लूजर्स, जो गरीब के गरीब किसान, जो गरीब हैंडीक्राफ्ट करने वाले, जो फिशरीज में जो छोटे छोटे वोकेशनल ऐसे लोगों का नुकसान हुआ है। एंड हु इज बेनिफिटिंग इज द टॉप पॉलिटिकल क्लास। जो नाम आपने पढ़े हैं, चाहे पतंगराव कदम हो, बाबा बाला साहब विखे पाटिल हो, राधाकृष्ण विखे पाटिल, बाला साहब नहीं, राधाकृष्ण विखे पाटिल हो, अमरीश पटेल जी हो, हमारे मित्र पतंगराव कदम जी हो, पैसे लेना भरना नहीं है, अशोक चौहान जी का परिवार हो। मैं अब आप दोनों से ये बात करता हूं कि अगर आप, यानी आप प्रदीप जी या आप राजेश मिश्रा जी या मैं राजीव के बजाज, अगर हम लोग डिफॉल्ट कर दें किसी लोन के ऊपर और वो लोन अगर 5 लाख का भी है या 10 लाख का भी है या 2 लाख का भी है, आपके फटाफट कोर्ट का नोटिस आ जाएगा, आपको कोर्ट में जाके खड़ा हो जाना पड़ जाएगा, आपके घर में पुलिस आ जाएगी अगर आप कोर्ट में रिपोर्ट नहीं करते हैं, ना जाने क्या कुछ हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। कितने अमाउंट पर? 2 लाख के अमाउंट पर, 5 लाख के अमाउंट पर, 10 लाख के अमाउंट पर। यहां तो 182 करोड़ अमरीश पटेल साहब के नाम के आगे है, 100 करोड़ पतंगराव कदम जी के नाम के आगे है और 175 करोड़ रुपए 175 करोड़ राधाकृष्णा विखे पाटिल जी के नाम पे है। सर can we hear those figures again?
175 crores Radhakrishna Vikhe Patil, 182 crores जनाब अमरीश पटेल साहब, and 100 crores पतंग राव कदम साहब। सर आयरनी ऑफ फैक्ट्स, आज आप जो फिगर कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े फिगर, इनके प्रॉपर्टी अटैच नहीं हो रहा है, इनके घर में पुलिस नहीं जा रहा है, इनके खिलाफ कोर्ट का ऑर्डर नहीं आ रहा है, इनके खिलाफ कोई कोर्ट में नहीं जा रहा है। Why are the banking institutions, as you said, mum against these leaders? Absolutely. What makes you scared of these leaders? That means the entire system is corrupt and corruption. आज जो it's an irony of fact, आप जो आज ऑफिस से आने से पहले हमारे क्षेत्र में बेचारी एक महिला जो कैंसर से पीड़ित है, उन्होंने घर मोर्गेज करके अराउंड इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगा के 18 लाख का चेंज और कोर्ट से ऑर्डर लेके पुलिस उनके घर में घुस गए मुंबई में, उनको टोटली वहां से एविक्ट करने के लिए, टेक पोजेशन। बैंक सताता है वो गरीब से गरीब। आई कॉल्ड अप द बैंक, जो कोऑपरेटिव बैंक के जो इंचार्ज हैं, उनको फोन किया, मतलब दिस इज अ कैंसर पेशेंट, ये कैंसर पेशेंट, उनको 2-2 छोटे छोटे बच्चे हैं, दे ऑल सिक इन द फैमिली, आप इसको ऑर्डर करके पुलिस बंदोबस्त के साथ उसको वेकेट करने वाले। ऐसे गरीब लोगों को विवेक करने के लिए सरकार, बैंक, एंटायर मशीनरी, गवर्नमेंट मशीनरी उत्सुकता तक निकलता है, मगर जो पॉलिटिकल लीडर जो आपने बात किया है, ये करोड़ों हजार करोड़ जो पैसे लेके वापस नहीं दे रहा है, अब तक इनको देश से विवेक करना चाहिए। अमरीश पटेल साहब 182 करोड़, राधाकृष्णा विखे पाटिल साहब 175 करोड़, पतंग राव कदम साहब 100 करोड़, आदरणीय अशोक चौहान जी के परिवार 31 करोड़, और एक और भी 16 करोड़ के हैं, वो मुझे नहीं लगता कि वो चाहेंगे कि अपना नाम यहाँ पे पढ़ा जाए। सर एविक्शन नोटिस लेके पुलिस के साथ इनके घर में पहुंचना चाहिए और बोलना चाहिए। ये जो गरीब लोग से बोलते हैं, गरीब लोगों को बोलते हैं कि पैसा दो तो हम जा सकते हैं, तो व्हाई कांट दे डू द सेम थिंग फॉर दीस पीपल? सो व्हिच मींस फॉर अ पोल्ट्री सम ऑफ 18 लाख रुपीस, 18 लाख रुपीस जिस पे इंटरेस्ट लगाया गया, क्योंकि बेचारी ने डिफॉल्ट किया होगा पेमेंट पे, जहां तक मैं समझता हूं उन्होंने डिफॉल्ट हुआ होगा पेमेंट पे, तो फॉर ईच डिफॉल्ट यू आर एडिंग ऑन द इंटरेस्ट एंड द पेनल्टी, तो आपने 18 लाख कर दिया। ओरिजिनल अमाउंट आई डोंट थिंक वुड बी ओवर 10 लाख रुपीस, जहां तक मैं समझता हूं, राइट। सो आप पुलिस लेकर के, बेलिफ लेकर के, रजिस्ट्रार लेकर के, कोर्ट के लोगों को लेकर के उसके घर पे पहुंच गए। आज तक कोई अमरीश पटेल जी के घर पे गया है? आज तक कोई राधाकृष्णा विखे पाटिल के घर पे कोई गया है? पतंग राव कदम जी के घर पे कोई गया है? अशोक चौहान जी के घर पे कोई गया है? आज तक कोई गया है? मैं ये सवाल पूछता हूं। जहां तक मेरी नॉलेज है, अगर कोई आसपास इस तरीके से गया भी होता तो सारे मीडिया में आग की तरह बात फैल चुकी होती, क्योंकि ऐसा नहीं हुआ है, इसलिए आप सब लोगों को शर्म आनी चाहिए। This is shameful. This is a NABARD report, and it says so very clearly. These are the people who owe this much money to just one cooperative bank, and you have done nothing about it. And we'll continue this when we come back tomorrow. And you're not mortgaging, उनका properties attached नहीं कर रहा, उनको evict नहीं कर रहा, जो आम आदमी से करता है, इनसे क्यों नहीं करते? Absolutely. Thank you so much, राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, प्रदीप जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं चाहूंगा कि आप लोग रिएक्ट करें। आप भेजें अपने ईमेल on insidestory@lemonnews.com, और अगर आपको कोई तकलीफ है, आपको कोई शिकायत है, आप अपने एसएमएस करें। दैट इज द नंबर राइट ओवर देयर, 9987393117, 9987393117, यानी 9987393117। इस नंबर पर आप अपने एसएमएस कर सकते हैं। इफ यू आर लकी यू कैन इवन कॉल अप, बट अगर आप पहले एसएमएस करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वील कॉन्टैक्ट यू इमीडिएटली टू सॉल्व एनी ऑफ योर प्रॉब्लम्स, एंड दिस is something that we need to talk about. This is something we not only need to talk about, we need to do something about. Right? That's it. That's all we've got for you in tonight's Inside Story. We leave you with the headlines. We'll be back over here tomorrow at the same time, on the same channel. You keep watching Lemon News. Bye-bye. ऑस्ट्रेलिया संसद के संयुक्त सत्र में पीएम मोदी ने किया संबोधन। सांसदों ने खड़े होकर पीएम का किया अभिवादन। महाराष्ट्र में अलगाव के बाद बीजेपी शिवसेना के फिर साथ आने की अटकलें हुई तेज। संघ प्रमुख ने की उद्धव ठाकरे से बात। बॉलीवुड को दहलाने की कोशिश नाकाम। निर्माता महेश भट्ट को मारने आए रवि पुजारी गैंग के 13 शूटर्स को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दलित महिला को जिंदा जलाया। गोंदिया जिले में छेड़खानी का विरोध करने पर दलित महिला को मनचलों ने किया आग के हवाले।
और एनसीपी नेता शरद पवार का बड़ा बयान, कहा महाराष्ट्र में जल्द हो सकते हैं मध्यावधि चुनाव।